Hey guys, welcome back to the session. In this video, we are going to discuss about self-reliance and defense manufacturing or defense indigenation. ये जो हमारा सेशन है ना, ये मैराथन सेशन नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले हमने 2 मैराथन सेशन के अंदर टोटल 8 ऐसे के टॉपिक जो है यानी कि 8 ऐसे टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड और आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने पहले टॉपिक के ऊपर जो कि होता है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस इंडिजिनेशन या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो हमारी डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो हमारे डिफेंस का देसीकरण हो रहा है उसके अंदर हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो डिफेंस इंडिजिनेशन है ना, ये रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को जहाँ पर हम डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट को और डिफेंस टेक्नोलॉजी को। और ये जो हमारी डेवलपमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग है, ये कहाँ पे होती है, तो ये डोमेस्टिकली होती है, यानी कि हमारे ही देश के अंदर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। इससे होता क्या है कि जो हमारी फॉरेन सप्लायर्स है ना, उन पे जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाती है, जिससे कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को और भी अच्छा करते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो ये जो हमारा डिफेंस बोल सकते हो कि सेल्फ रिलायंस है ना, ये क्या रेफर करता है, इसके बारे में आप लिख रहे हो। आप डिफेंस इंडिजिनेशन के बारे में लिख रहे हो, ये क्या है। तो सिंपली आप इतना लिख सकते हो कि जो डिफेंस इंडिजिनेशन है ये रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को जो कि डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग करता है डिफेंस इक्विपमेंट का या फिर टेक्नोलॉजी का, और वो कहाँ पे होता है, तो डोमेस्टिकली होता है, यानी कि हमारे ही देश के अंदर होता है, जिससे कि हमारे फॉरेन सप्लायर के ऊपर निर्भरता कम होती है और हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब देखो, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी क्यों है। तो अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर बनना चाहता है और इंडिया का जो एम है वो चाहता है कि वो एक ग्लोबल पावर हो। इसके अंदर ये जो हमारी इनिशिएटिव है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आएंगे तो उस टाइम पर भारत एक ग्लोबल पावर की तरह डील कर पाएगा। ये जो हमारा मूव है इंडिजिनेशन की तरफ, ये केवल हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि ये जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, इनको भी कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। तो ये तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ऐसे की स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आपको क्लियर नहीं रहा होगा तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं फिर से बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन क्लियर हो, ताकि आप चीज़ों को आगे बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने बात करी इसके इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि जो डिफेंस इंडिजिनेशन है वो रेफर करता है किसी ऐसे प्रोसेस को जो कि डेवलप और मैन्युफैक्चर करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट को या फिर टेक्नोलॉजी को अपने ही देश के अंदर। इससे हमारे फॉरेन सप्लायर के ऊपर जो निर्भरता है वो कम होती है और इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी और भी ज्यादा अच्छी होती है। ये जो इनिशिएटिव है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी कहीं पर जो पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं, तो उस समय भारत एक ग्लोबल पावर की तरह एक्ट कर सकता है। अब ये जो हमारा इंडिजिनेशन की तरफ मूव है, इससे केवल हमारे नेशनल की सिक्योरिटी ही प्रोटेक्ट नहीं होती, केवल सिक्योरिटी ही मजबूत नहीं होती, बल्कि इससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्टिमुलेट होता है और जो हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो भी बढ़ने को देखी जाती है या बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये आप लिख सकते हो इसके अंदर इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर। अब देखो इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, यानी कि जो हमारे भारत है, इंडिया है, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है जब हम डिफेंस इंडिजिनेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि इंडियाज डिफेंस जो है ना वो ट्रेडिशनली, अगर आप पुराने समय से ही देखोगे तो जो भारत की डिफेंस सेक्टर है ना वो डिपेंडेंट रही है इंपोर्ट्स के ऊपर। हमने क्या करा है आज तक, रसिया से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, इन सभी देशों से अलग अलग तरीके के डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोक्योर करे हैं। तो ये हमारा एक इतिहास बनाता है। अब ये जो डिपेंडेंसी है ना, जो हम अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये हमें काफी ज्यादा वल्नरेबल बना देता है जब भी हमारे किसी क्रिटिकल टाइम में, किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंदर किसी चीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो, मान लो रशिया और यूक्रेन का टेंशन जो है वो चल रहा है और इधर से अपने पाकिस्तान के साथ भी टेंशन स्टार्ट हो गए। अब क्या है कि हमने रशिया को सपोर्ट नहीं करा, अगर मान लो यूक्रेन वाले मामले के अंदर, और हमारी पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो है वो लड़ाई हो गई और हमें डिफेंस का कोई सामान जो है वो लेके आना था रसिया से। अब रसिया क्या करेगी, वो देने से मना कर देगी। तो इससे क्या होगा कि क्रिटिकल टाइम के अंदर हमें कई सारी जो वल्नरेबिलिटी है ना वो देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो भारत है वो रसिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसराइल एंड फ्रांस,
जैसे बड़े देशों से क्या कर रहा है, अपने डिफेंस की चीजें प्रोक्योर करता हुआ आ रहा है, और इसके वजह से हमें कई सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है वो सामना करनी पड़ सकती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जियोपॉलिटिकल मंच पे ना अपना विचार खुल के भी नहीं रख सकते। लेकिन हुआ क्या है कि इन सभी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, उनको पहचानते हुए, जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने 20वीं और 21वीं शताब्दी के अंदर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो इंडिजिनस लेवल पर करी जाए, डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंडिया के अंदर बढ़ाई जाए, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं सिग्निफिकेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि भैया जो आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसमें हम आत्मनिर्भर होंगे तो इसका क्या महत्व है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप उसको क्या बता सकते हो, वो यहां पर आप देख लो। सबसे पहले आप कह सकते हो कि भैया जो हमारी नेशन की सिक्योरिटी है ना, ये इससे क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। होगा क्या कि जो भी हमारे फॉरेन सप्लायर हैं, कभी भी हो सकता है कि वो हमें कोई सप्लाई देने से मना कर दे, जिसके वजह से हमें बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी, और हो सकता है हम युद्ध में फंसे हो और उस टाइम पर ऐसा डिसीजन आए तो हो सकता है हम युद्ध हार जाएं या फिर हमें कैजुअलिटी भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर हम खुद ही सक्षम है अपने डिफेंस के अंदर, तो हमें दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी होगी और हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें हमेशा सपोर्ट करेगी, जिससे कि हमारे नेशन की सिक्योरिटी और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये होता है जो कि आप किसी को बता सकते हो। दूसरा होता है इकोनॉमिक बेनिफिट। अब देखो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है कि अगर देश के अंदर कंपनी लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इससे क्या होगा कि जॉब जो है वो क्रिएट होगी। अब जब जो जॉब क्रिएट होगी तो इससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो भी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है ना, जो कि हम बहुत सारी चीजें खरीदने के अंदर पैसा जो है वो खर्च करते हैं, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो खत्म हो जाते हैं, जो हमारे इंपोर्ट बिल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज मनी जो है ये सेव होगी। तो आप यहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट के अंदर ये सारी चीजें लिख सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, मैं सारी चीजें वापस से रिवाइज कर दूंगा, एक बार इन सारी चीजों को एक फ्लो में खत्म कर लो, फिर आपको रिवाइज करके ये सारी चीजें बता दूंगा। फिर आती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब देखो अगर हम सेल्फ रिलायंस होते हैं ना डिफेंस के अंदर, तो इससे हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर भी एडवांसमेंट आएगी। अब ये कैसा होगा, देखो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट ऐसा आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, नए नए इनोवेशन को ना बढ़ावा दे सकते हैं अगर अपने यहाँ ही चीजें बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और शायद आप उस चीज से रिलेट कर पाओ। देखो अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी के फादर ना मैकेनिक है, ठीक है, अगर किसी के फादर मैकेनिक है तो बाय डिफॉल्ट उनका जो लड़का होता है ना वो मैकेनिक के थोड़े बहुत काम जानता रहता है, और अगर उसे अच्छी शिक्षा दी जाए ना तो एक बहुत अच्छा मैकेनिक हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री ना डेवलप होगी तो इससे होगा क्या कि नए नए इनोवेशन जो है ना ये फोस्टर्स होंगे, और ये जो नए नए इनोवेशन है ना ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर हमें हेल्प करने वाले हैं। तो ये आप लिख सकते हो कि जो एरोस्पेस हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, इनके अंदर हमें काफी ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलेगा अगर हम अपने डिफेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं और उसका इंडिजिनेशन करते हैं। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर आप क्या लिख सकते हो, तो बेसिकली इसके अंदर आप लिख सकते हो कि सेल्फ रिलायंस इनहेंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि जो आप खुद पे आत्मनिर्भर बनोगे ना तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो रशिया और यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा है, ठीक है, अभी क्या हुआ कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करें या रशिया को सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रशिया से हमारे बहुत सारे डील जो है ना वो होते हैं, और अगर मान लो आपने रशिया को सपोर्ट नहीं करा तो रशिया जो है ना आपको वो डिफेंस के सामान देने से मना कर देगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली किसी भी पॉलिसी को लेकर के नहीं आ सकते जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, अगर हम आत्मनिर्भर रहेंगे तो हम अपने विचार खुल के रख सकते हैं, जिससे कि हमें दूसरे जो सप्लायर नेशन है ना उनके ऊपर जो इतना हम बोल सकते हो कि डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंसी खत्म हो, ताकि हम अपनी चीजें खुल के रख पाए।
तो आइए एक बार वापस से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि हमने जो पढ़ा वो आखिर था क्या। तो सबसे पहले तो हमने जो इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको क्लियर है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर आपने देखा कि जो हमारे ज्यादातर इंपोर्ट है ना, वो आज तक क्या हुआ है, हमने देखा कि हम दूसरे ही देशों से करते आए हैं। जैसे रसिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया एंड फ्रांस हो गया। एंड इसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट को लगा कि भैया हमारी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट ने 20वीं और 21वीं शताब्दी के अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया और अपने आप को, अपने डिफेंस को सोचा कि हम खुद ही सेल्फ रिलायंस हो जाए। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, महत्व क्या थे, अगर हम सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर होते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो इसके महत्व क्या होते हैं। सबसे पहला महत्व हमने देखा कि नेशन की जो सिक्योरिटी है ना, इससे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि हमारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो नजर आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग के कंपनियां जो है, इंडस्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश करी जाएंगी, जिससे कि जॉब के नए नए अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें नजर आएंगी, जिससे कि हमारे इंपोर्ट बिल भी कम होंगे और हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो मनी है ना, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर हमने बात करी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तो हमने ये देखा कि अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है तो जो हमारे फोस्टर्स है ना, इनोवेशन जो है वो फोस्टर होगा, उसका बढ़ावा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग जैसे जो फील्ड है, जो सेक्टर्स हैं, इनके अंदर एडवांसमेंट देखने को मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, तो हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल मंच पे कई बार हम अपनी चीजों को ना नहीं रख पाते, क्यों, क्योंकि हमें डर होता है कि जो हमारे सप्लायर नेशन है ना, वो हमें अपने डिफेंस की सप्लाई देने से मना कर देंगे। तो अगर हम इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी लेकर के आते हैं, अगर हम खुद पे आत्मनिर्भर होते हैं, तो कहीं भी किसी भी देश से बिना डरे हम क्या कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं की इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लेकर के आई है, ताकि जो हमारे डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग है ना, या डिफेंस का जो इंडिजिनेशन है वो अच्छे से हो पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लाया है, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव रही ना, वो है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, यानी कि डीपीपी। अब ये जो हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डीपीपी है ना, ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, उस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया था डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इसके अंदर उसने प्रायोरिटाइज करा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। अब देखो, मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, इस चीज को देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम बात करते हैं डिफेंस इंडिजिनेशन की। देखो, मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है ना, ये लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर, और इसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इसका एम था, इसका जो लक्ष्य था वो ये है कि हम एक पूरी दुनिया के अंदर ना मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए, और हम क्या कर पाए, किसी भी ऐसे इंडिजिनस प्रोडक्शन को ना क्या करें, सपोर्ट करें, प्रमोट करें, जिससे कि हमारे डिफेंस सेक्टर को फायदा हो, और हम उन चीजों को इंसेंटिव देंगे, सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू। तो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के थ्रू ये बेसिकली बातें करी। क्या करा बातें, मैं फिर से बता देता हूं कि 2014 के अंदर गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्कीम लाई, जिसके अंदर उसने ये बात करी कि जो हमारी देश है ना, हमारे देश के अंदर हम क्या करेंगे, अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे डिफेंस के अंदर, और डिफेंस सेक्टर के अंदर जो भी हमारी चीजें हैं वो देश में बने, इसके लिए सरकार इंसेंटिव देगी और पॉलिसी ला करके लोगों को सपोर्ट करेगी, जो भी इसके प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करना चाहते हैं सरकार की। तो मेक इन इंडिया ये था, और डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डीपीपी, अभी आपको पता है कि इसके अंदर हमने ये देखा कि हम प्रमोट करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। नेक्स्ट जो हमारा इनिशिएटिव है वो क्या होता है, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जिसको डीपीईपीपी 2020 कहते हैं। अब देखो, जो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है ना, ये क्या कहती है, ये कहती है कि सरकार ने अपना लक्ष्य जो है ना, वो ये रखा है कि जो हमारे एक साल का टर्नओवर रहेगा ना डिफेंस सेक्टर से, वो कितना होगा, $25 बिलियन का होगा। ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू अपना एम रखा कि जो हमारे एक साल का टर्नओवर होगा वो होगा $25 बिलियन, जो कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से 2025 तक लेकर के आ जाएंगे। इसके अंदर गवर्नमेंट ने यह भी रखा है कि हम $5 बिलियन की चीजें जो है ना, वो एक्सपोर्ट करेंगे। $5 बिलियन की चीजें तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी बचे $20 बिलियन की चीजें हम क्या करेंगे, अपने देश में ही बनाएंगे, जिसके थ्रू हम सेल्फ रिलायंस हो पाएंगे, इनोवेशन के अंदर हम फोकस कर पाएंगे और एक्सपोर्ट प्रमोशन कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इस चीजों को ध्यान में रखते हुए डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 लेकर के आई है। आई होप कि अभी ये भी और मेक इन इंडिया जो है ये भी आपको क्लियर रहा होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एम की। गवर्नमेंट का जो की इनिशिएटिव है वो क्या है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम कोलैबोरेशन करेंगे प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर के बीच में, यानी कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है ना, हम उनको भी अलाउ करेंगे कि वो हमारे देश में आए और हमारे देश के जो
कैपेसिटी है इंडिजिनस होने की डिफेंस की, उसके अंदर वो भी हेल्प करें। और लाइक हमारे जो सबमरीन हो गए, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए और हेलीकॉप्टर्स हो गए, इन सभी के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी क्या करें, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें और हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चर को इंडिजिनेशन कैपेबिलिटी देने के अंदर हेल्प करें। ठीक है, तो ये चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल जो गवर्नमेंट है वो लेकर के आई है, ताकि वो क्या करे, कोलैबोरेशन स्थापित कर पाए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में, ताकि जो लोग हैं ना वो आए और क्या करें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हेल्प करें, जैसे कि हमारे सबमरीन, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर जैसी चीजें बनाने के अंदर वो हेल्प करें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव की जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, वो क्या था, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसको आईडीएक्स कहते हैं। अब देखो ये जो हमारा इनोवेशन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इनोवेशन है इसका लक्ष्य क्या है, ये फोस्टर करता है, बढ़ावा करता है इनोवेशन को, और इनोवेशन को ये फोस्टर करता है बाय द सपोर्ट ऑफ स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, नए नए स्टार्टअप्स को और एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, और उनके थ्रू डिफेंस के अंदर जो चीजें हैं ना उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, डिफेंस इंडिजिनेशन के ये लोग डिफेंस इंडिजिनेशन में ये लोग हेल्प कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सीलेंस आईडीएक्स जैसी स्कीम जो है वो लेकर के आई थी। तो आई होप कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ना आपको अभी समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने अचीव क्या करा इन सारे इनिशिएटिव के अंदर। देखो गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स है, सबसे पहला तो आती है मिसाइल टेक्नोलॉजी। देखो हमने वेरियस मिसाइल सिस्टम जो है ना वो डेवलप कर लिए हैं, जो कि हम इंडिजिनस ही बना चुके हैं ये सारे मिसाइलें। अब इसके अंदर हमारी नाम आती है अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल। ध्यान रखेंगे जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसके अंदर हमने बहुत सारी महारत हासिल कर ली है। वेरियस मिसाइल सिस्टम जो है जो कि भारत ने खुद बनाई है, जिसके अंदर अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि भारत की कैपेबिलिटीज को दिखाता है कि भारत भी डिफेंस के अंदर अब पीछे नहीं है, वो घर पे भी चीजें बना सकता है। फिर हम बात करते हैं एरोस्पेस की। देखो एरोस्पेस के अंदर भी ना अगर आप देखेंगे तो हमने क्या बनाया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम तेजस कहते हैं। तो एलसीए तेजस को भी हमने इंडिजिनसली ही बनाया है, और हमने एलसीएच यानी कि हमने एएलएच यानी कि एएलएच ध्रुव यानी कि हमारी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव जो है इसको भी हमने अपने ही देश के अंदर इंडिजिनस तरीके से ही बनाया है। यानी कि हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर अग्नि, पृथ्वी एंड ब्रह्मोस ये 3 मिसाइलें बनाई। फिर एरोस्पेस के अंदर हमने देखा कि हमने एलसीए तेजस और एएलएच ध्रुव ये 2 हमने क्या करे, एरोस्पेस के अंदर जो नोटेबल काम है वो करे। फिर हम बात करते हैं नेवल सिस्टम की। तो देखो नेवल सिस्टम के अंदर ना हमने न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी बनाए, जिसका नाम होता है आईएनएस अरिहंत। ध्यान रखेंगे न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरिहंत भी हमने बनाया, और हमने एक एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत भी जो है वो इंडिजिनसली यानी कि देसी आप बोल सकते हो सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर तरीके से पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमने भारत में करी। तो ये गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स है जो कि आप लिख सकते हो अपने ऐसे के अंदर। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो लैंड सिस्टम, अब भैया आर्मी को कैसे भूल सकते हो, इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी की बात तो हो गई, अब आर्मी को कैसे भूल सकते हो। तो देखो लैंड के लिए इन्होंने क्या करा, बेसिकली एक एमबीटी यानी कि मेन बैटल टैंक, जिसका नाम होता है अर्जुन टैंक, तो अर्जुन टैंक को भी इंडिजिनसली बनाया गया है, और बहुत सारे आर्मर जो है वो भी बनाए गए हैं इंडियन आर्मी के लिए, जो कि क्या है, जो कि हमारे इंडिजिनस ही बनाए गए हैं। अब ये सारी चीजें मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी जो कि आप पहली बार सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आप डिफेंस के एस्पायरेंट हो तो ये सारी चीजें आपको पहले से भी पता होगी ही होगी। अब देखो चैलेंजेस क्या हैं, जो गवर्नमेंट अगर बात करती है कि वो डिफेंस में सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर हो, तो इसके अंदर चैलेंजेस क्या आती हैं। सबसे पहला चैलेंजेस आता है टेक्नोलॉजिकल गैप। अब ये टेक्नोलॉजिकल गैप क्या है, देखो हमने ना बहुत सारी चीजें प्रोग्रेस करी हैं, बट इसके अलावा भी ना हमारे देश के अंदर अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि जेट इंजन बनाना हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी नहीं है। एडवांस रडार सिस्टम हम कैसे बनाएं, इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, इसके लिए हम क्या करें, ये भी हमारे पास अच्छे से अच्छा जो टेक्नोलॉजी है ना वो नहीं है। तो इसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में गैप बन जाता है, टेक्नोलॉजिकल गैप, कि हम अपने आप को उस तरीके पर आत्मनिर्भर नहीं बना पाते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए बेसिकली जो ये गैप है ना इसको एक ब्रिज के माध्यम से हम भर सकते हैं, और अपने इन्वेस्टमेंट को, रिसर्च को और डेवलपमेंट को ला करके इन सारी ही चीज़ों को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल बेस। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल बेस क्या कहता है कि जो हमारे चैलेंजेस है ना उसके अंदर
दूसरा चैलेंजेस तो यही आता है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो काफी ज्यादा पुराने हो गए हैं, वो मॉडर्नाइज तरीके से नहीं है, तो उनके थ्रू हम कोई चीज अच्छी चीज डिजाइन भी नहीं कर सकते। तो ये चीज हमारे पास एक चैलेंजेस के रूप में आती है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना या फिर जो इंडस्ट्रियल बेस है उनके अंदर नीड है मॉडर्नाइजेशन करने की, ताकि वो हाई स्टैंडर्ड की जो डिमांड है ना वो हमारे डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको वो क्या कर पाए, मीट कर पाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्किल्ड वर्कफोर्स, अब देखो इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑल्दो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम ही इस समय होल्ड कर रहे हैं, बट वो जो पॉपुलेशन है ना वो स्किल्ड नहीं है, और ये स्किल्ड ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ना एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उसकी कैपेबिलिटी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए क्या होगा, इस चीज को हम कहीं ना कहीं हैंडल करें, एडवांसमेंट लाएं टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स लें, तो हमें फोकस करना होगा अपने एजुकेशन पे, हमें अपने ट्रेनिंग पे, ताकि हम कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जैसी कोई भी चीजें, एरोस्पेस या इंजीनियरिंग कोई भी जैसी चीजें हो गई ना, इसके लिए हम क्या करें, कहीं ना कहीं डिफेंस के अंदर अगर काम करना है, अच्छा से अच्छा बनना है, तो हमें एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, इन सभी चीजों पे पैसे खर्च करके अपने वर्कर को स्किल्ड करना होगा और स्किल्ड वर्कर लाने ही होंगे। फिर आता है हमारे चैलेंजेस के अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। अब देखो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्या होते हैं, आपको भी पता होगा कि जो इंडिया है ना इसका जो सिस्टम है, देखो मैं अपनी देश की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना घूस खाए काम नहीं करते, ठीक है, ये ट्रुथ है, ये सत्य है। तो होता क्या है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है ना, कई बार जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं वो पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं, लेकिन जब वो पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं ना तो उनके जो कागजात है, जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाते हैं। इतने ज्यादा प्रोसेसिंग होती है ना कि एक ऑफिस में जाओ, फिर दूसरे ऑफिस में जाओ, फिर तीसरे ऑफिस में जाओ, पता चला सब काम करा लिया, फिर चौथे ऑफिस में गए, वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास पैसे जब तक नहीं दोगे तब तक ये कागज आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसके वजह से प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाते हैं, जिसके वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो काम करना ही नहीं चाहते भारत के अंदर। तो एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो है ये भी आप एक चैलेंज की तरफ ले सकते हो कि भारत के अंदर एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है जिसके वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट करने से डिस्करेज हो जाती है। तो इस चीज को करेज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए हमें ये सारी चीजें अच्छी करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन चीजें करनी होगी, ताकि लोग जो हैं, जो प्राइवेट कंपनी है जो विदेशों से भारत में आके व्यापार करना चाहती हैं, वो फटाफट से आए और व्यापार अपना स्टार्ट कर दें। फिर देखो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं हमारे, एक मिनट रुक जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, यानी कि हमारे जो वे फॉरवर्ड पॉइंट होते हैं ना वे क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हम वे फॉरवर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि हम एक कोलैबोरेशन लेकर के चलेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जिससे कि क्या होगा, दोनों ही सेक्टर के लिए काफी ज्यादा इनोवेशन जो है वो फोस्टर होंगे, दोनों की इफिशियंसी बढ़ेगी और एक कोलैबोरेटिव तरीके से दोनों ही डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर पाएंगे। तो ये चीजें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर लिख सकते हो कि सबसे पहला जो हमारा सजेशन है वो हम ये लेकर के आ सकते हैं। दूसरा होता है ग्लोबल कोलैबोरेशन। देखो ग्लोबल कोलैबोरेशन के अंदर ना आप ब्रह्मोस का एग्जांपल दे सकते हो। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर के डेवलप करा है। तो इस तरीके के ग्लोबल कोलैबोरेशन ला करके ना हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसको अक्वायर कर सकते हैं और अपने इंडिया को डिफेंस के अंदर रेजिलियंस यानी कि आत्मनिर्भर बना सकते हैं। फिर आती है एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी कि हम क्या करें, अपने एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को ना बढ़ाएं, यानी कि केवल और केवल हम ये ना सोचें कि हम भारत में अपनी चीजें बना और सेल्फ सफिशिएंट होकर छोड़ देंगे। ऐसा करने से देखो फायदा तो होगा बट लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में फायदा तब होगा, जितनी सारी चीजें आप सोचते हो कि आप एक ग्लोबल लीडर बनो, ये फायदा कब होगा, जब आप अपनी बनाई हुई चीजों को वैश्विक स्तर पर बेच पाओ, यानी कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल होना चाहिए भारत के अंदर। इसके लिए आप रोबोस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, जिससे कि आप एक एक्सपोर्टर बन पाएंगे डिफेंस इक्विपमेंट के, जिससे कि आपको पूरे वर्ल्ड वाइड में जैसे आज रसिया की है, जैसे अमेरिका की है, फ्रांस की है, ऐसे आपकी भी क्या हो, एक इमेज हो और आप डिफेंस डिप्लोमेसी के अंदर खुद को एक बड़े स्तर पे देख पाएं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ा सकते हो। फिर आता है इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है,
गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट जो है वो इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स ला सकती है। देखो इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स के अंदर गवर्नमेंट बेसिकली ना ये काम कर सकती है कि वो नए नए स्टार्टअप्स को प्रमोट कर सकती है, इनोवेशन को प्रमोट कर सकती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने आईडीएक्स जो अभी हमने ऊपर स्कीम पढ़ी थी इसको लाया है, ताकि वो क्या करेगी एमएसएमई सेक्टर्स को या फिर जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करेगी कि वो क्या करें आकर के भारत के डेवलपमेंट के अंदर, जो भारत की डिफेंस है उसके डेवलपमेंट के अंदर अपनी हेल्प को दे पाए। तो इस तरीके के स्टार्टअप एंड इनोवेशन को गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। अब देखो इसका कंक्लूजन मैं आपको नहीं बता रहा, कंक्लूजन आप जाकर के इस पीडीएफ को जब पढ़ेंगे टेलीग्राम के ऊपर तो आप इस कंक्लूजन को पढ़ पाएंगे। ऑल्दो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, उनको मिला के आप कंक्लूजन लिख भी सकते हो। तो अगर यहां तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम दूसरे टॉपिक को, जिसका नाम होता है वुमेन रिजर्वेशन इन इंडिया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वुमेन रिजर्वेशन इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो महिलाओं का रिजर्वेशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, आखिर ये पढ़ क्यों रही हैं। अगर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अभी क्या किया था कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था, जिसके अंदर उन्होंने बात करी कि वो क्या करेंगे, वो जो हमारी वुमेन है ना उनको लेजिस्लेचर के अंदर, लेजिस्लेचर बोले तो लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर रिजर्वेशन देने की बात करी थी। और कितना रिजर्वेशन देने की बात करी थी, तो आपको मैं बता दूं कि 1/3 ऑफ द सीट, यानी कि जितनी भी सीटें हैं ना किसी भी स्टेट असेंबली के अंदर या जो लोकसभा के अंदर है उनका 1/3 जो रिजर्वेशन है वो वुमेन को प्रोवाइड करने की बात करी गई है। तो इसकी रेलेवेंसी इस टॉपिक से आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो इसको इंट्रोडक्शन के लिए आप लिख सकते हो कि जो इशू है ना वुमेन के रिजर्वेशन की, ये काफी लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो ये एक डिबेट का मुद्दा रहा है। जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है ना, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो जाए, सोशल का फील्ड हो जाए या फिर इकोनॉमिक का फील्ड हो जाए, यानी कि पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक स्पीयर्स के अंदर जो हमारी वुमेन का पार्टिसिपेशन है एज कंपेयर टू द मेन काफी कम देखने को मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट जो हैं वो उठाए हैं, काफी सारे प्रमोशन जो है वो जेंडर इक्वालिटी की करी है, बट डिस्पाइट दिस ऑल द एफर्ट्स जो हमारी वुमेन है ना वो अभी भी मैन के तुलना में काफी कम जो पार्टिसिपेशन है वो वर्क फील्ड के अंदर देखने को मिलता है। द कंसेप्ट ऑफ वुमेन रिजर्वेशन, यानी कि जो वुमेन का रिजर्वेशन है वो लेजिस्लेचर के अंदर दिया जाए, या वुमेन का जो कहीं ना कहीं रोल है वो लेजिस्लेचर बॉडी के अंदर हो, इस चीज का कंसेप्ट कहां से आता है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो सोचती है कि अगर वो ऐसा करती है तो काफी ज्यादा क्रूशियल स्टेप होगा कि वुमेन क्या होगी, कहीं ना कहीं इंपावर होगी और कहीं ना कहीं वो एक ऐसे जगह पे आके बैठेगी जहां पे हम क्या करते हैं पॉलिसी बनाते हैं, यानी कि जो इम्बैलेंस है लोगों के बीच में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करते हैं, इन सारी ही चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं अगर वुमेन को क्या करेंगे इस लेजिस्लेचर के अंदर पार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन फिर से बता देता हूं ताकि सारी चीजें आपको वापस से क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन रही है ना, बीते कुछ सालों के अंदर ये डिबेट का मुद्दा रहा है। जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक स्पेस के अंदर अगर मेन की तुलना में देखे जाए तो काफी कम है। हालांकि गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट उठाए हैं, बट फिर भी जो हमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फील्ड के अंदर वो काफी ज्यादा कम है। अब जो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के अंदर इन वुमेन रिजर्वेशन के कंसेप्ट को ला रही है, ये काफी ज्यादा क्रूशियल स्टेप है जिससे कि जो हमारी वुमेन है वो इंपावर होंगी और वो एक ऐसी सोसाइटी का एक ऐसे फील्ड का पार्ट होंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हम क्या देख सकते हैं। देखो जब भी ऐसा कोई टॉपिक होगा ना आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर से लिखिएगा। ये ना एक आपके कंसेप्ट को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाता है। बोलते हैं ना कि जब आप मकान बनाते हो उसकी जो नींव होगी जितना मजबूत होगा आपका मकान उतना ही ऊंचा चला जाएगा। तो इसी के अंदर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब डालते हो ना तो आपकी नींव को दिखाता है कि आप कितने ज्यादा अवेयर है इस टॉपिक से। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो स्ट्रगल ऑफ वुमेन का राइट है ना, ये हम हिस्ट्री में काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी के अंदर जैसे कि हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर हुए जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या किया वुमेन के एजुकेशन के लिए और कई सारी जो एंटी सोशल प्रैक्टिसेस थी ना उनके लिए क्या करा, कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करा। तो कहीं ना कहीं जाके जो सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिजेस है, ये सब चीजें जाकर के खत्म हुई जब इनका विरोध किया गया हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर के द्वारा जैसे कि राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्या
सागर। तो ध्यान रखेंगे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो वुमेन का स्ट्रगल है ना वो आज से नहीं बल्कि काफी समय से देखी जा रही है और इसकी बड़ी हिस्ट्री है और इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। फिर इसके अंदर आप देखते हैं कि जो 19वीं शताब्दी है वहां पर देखा जाता है कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ये लोग क्या करते हैं जो वुमेन की एजुकेशन है इसके लिए कैंपेनिंग करते हैं और जो सोसाइटी के अंदर इविल्स थी, बुराइयां थी जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस, इसका ये लोग अपोज करते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फर्दर गैल्वेनाइज्ड मूवमेंट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ विद द लीडर्स लाइक सरोजनी नायडू एंड कस्तूरबा गांधी प्लेइंग प्रोमिनेंट रोल्स। कहने का मतलब क्या है कि केवल अगर आप देखेंगे वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है ना वो हर जगह रही थी। अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करते हो तो वहां पर भी क्या हुआ था कि हमारी कुछ लीडर्स जो थी जैसे कि फीमेल लीडर्स जो काफी ज्यादा इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी उनमें थी सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी। इन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, कायदे से रोल प्ले किया था जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात चल रही थी। तो हालांकि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो धीरे धीरे कम होती चली गई और आज जो है वो बिल्कुल नाम मात्र की जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर क्या सीखे, इसके अंदर आपने ये सीखा कि जो वुमेन है ना वो अपने राइट के लिए हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो काफी समय से ही स्ट्रगल करती हुई आ रही है। मैं ऐसा क्यों लिखा हूं ना, अभी इसको मैं काउंटर करूंगा नीचे, ठीक है, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि लिखा क्यों है। फिर यहां पर आप देखना कि यहां पर लिखा है कि 19th सेंचुरी के अंदर हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए और उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए कैंपेनिंग करा और उन्होंने एंटी सोशल जो इविल थे ना उनको क्या करा, कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए उनका अपोज करा, जैसे कि सती प्रैक्टिस हो गई और चाइल्ड मैरिजेस हो गई। वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर था, जैसे कि सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, इन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। लेकिन समय के साथ जैसे ही हम पोस्ट इंडिपेंडेंट की तरफ आए तो जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेचर बॉडी के अंदर काफी कम होती चली गई और आज बिल्कुल ना मात्र के बराबर है। ठीक है, ये चीज आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं। अब देखो आर्गुमेंट क्या है वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर, हो सकता है इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग भी पूछ ले जाए, तो आपको आर्गुमेंट भी कहीं ना कहीं तैयार करके रखना चाहिए। तो देखो आर्गुमेंट के अंदर सबसे पहला आप जो 4 पॉइंट लिख सकते हो ना वो ये होता है कि जेंडर इक्वालिटी, यानी कि आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं जो लिंग की समानता है ना वो दिखाने की कोशिश करोगे इस कानून की वजह से। यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि जो वुमेन है ना, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट नियरली हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि जो वुमेन की पॉपुलेशन है ना वो पूरे भारत की पॉपुलेशन की आई थिंक हाफ यानी कि 50% पॉपुलेशन जो है वो वुमेन है। एट देयर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इज प्रपोर्शनेटली लो, यानी कि आप देखोगे तो पूरे वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है ना वो ऑलमोस्ट 50% है, लेकिन इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो कैसा है, डिसप्रपोर्शन के अंदर देखने को मिलता है पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर। रिजर्वेशन कैन हेल्प ब्रिज दिस गैप, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो हेल्प कर सकती है कि इस गैप को हम क्या कर पाए, कवर कर पाए और इंश्योर कर पाए कि जो वुमेन की वॉइस है ना वो लेजिस्लेचर प्रोसीजर के अंदर सुनी जाए और जो वुमेन है वो अपनी प्रॉब्लम्स को आके कहें। तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी होगा, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेंगी क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर वुमेन है, तो इसलिए वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जब भी कोई कानून बनाई जाए लेजिस्लेचर के अंदर। तो पहला 4 पॉइंट तो ये होता है जेंडर इक्वालिटी। फिर हम बात करते हैं इंपावरमेंट। इंपावरमेंट का मतलब क्या होता है यू ऑल नो। अब देखो इंपावरमेंट के अंदर से कंसेप्ट ये आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज सिग्निफिकेंट अवेन्यू फॉर द वुमेन इंपावरमेंट। रिजर्व सीट फॉर द वुमेन कैन इनकरेज मोर वुमेन टू इंटर पॉलिटिक्स देयर बाय इनहेंसिंग देयर इन्फ्लुएंस एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना वो क्या होता है, वुमेन इंपावरमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर वुमेन के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी ना तो इससे वुमेन इनकरेज होंगी और वो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी और इसके थ्रू वो क्या करेंगी, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करेंगी और फिर आगे बढ़ेंगी, जिससे हमारी वुमेन इंपावरमेंट को हम सहारा दे सकते हैं और वुमेन इंपावरमेंट को और भी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा फेवरिंग पॉइंट ये होता है। तीसरे अगर फेवरिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है रोल मॉडल्स। अगर मैं आपसे पूछूं ना तो मैं लिख के दे सकता हूं कि 90% आप में से ऐसे होंगे जिनसे मैं पूछूं कि आपके रोल मॉडल कौन है और आप यही किसी ना किसी मेल पर्सन का ही नाम लोगे। ऐसा क्या रीजन है कि आप किसी मेल पर्सन का ही नाम लेते हो, किसी फीमेल पर्सन का नाम नहीं लेते? इसका रीजन है, देखो इसका रीजन ये है ना कि जो वुमेन है ना उसको लीडरशिप रोल में उतना ज्यादा दिखाया नहीं जाता।
ठीक है। इसकी वजह से हमेशा हम उसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं जो लीडर होता है। तो कहीं ना कहीं जो वुमेन है ना, इसको लीडरशिप रोल में जब नहीं दिखाओगे तो वुमेन को कोई अपना रोल मॉडल बनाएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम वुमेन को क्या करेंगे, बेसिकली ऐसा रिजर्वेशन देके, वुमेन को पॉलिटिक्स में ला करके, या फिर वुमेन को अलग अलग जगहों पे इंपावर करके, पब्लिक सर्विस में ला करके, अगर आप वुमेन को कहीं ना कहीं एज दोगे ना, तो वो लोगों के लिए रोल मॉडल सेट होंगी और बाकी लड़कियां उनके जैसा करना चाहेंगी। तो ये क्या करती हैं, अगर आप ये कानून लेके आते हो तो इंक्रीज विजिबिलिटी टू द वुमेन इन द लीडरशिप रोल कैन इंस्पायर अदर वुमेन to pursue career in politics and public service, creating a positive cycle of the female empowerment and participation। ठीक है, ये चीज आप इसमें लिख सकते हो। फिर आती है डाइवर्स पर्सपेक्टिव। अब देखो डाइवर्स पर्सपेक्टिव क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो वुमेन होती है ना, अगर मान लो अगर आप हो 10 लोग कहीं पर बैठे हुए हो और 10 के 10 मेल हो ना, तो आप मेल के जैसा ही सोचोगे। बट उस 10 के अंदर अगर आप 2 फीमेल के साथ भी हो ना, तो आप बहुत सारी चीजें ना थोड़े फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे। तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव है ना, वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वुमेन की रिजर्वेशन को हम अलाउ कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन आए। अब देखो इससे होगा क्या कि जो हमारी वुमेन होती है ना, ये क्या करेंगे, इनके पर्सपेक्टिव के साथ अगर हम चलेंगे ना, तो कुछ जो पॉलिसी मेकिंग हम काम करते हैं उसके अंदर अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। क्योंकि जो वुमेन होती है ना, वो मैटरनल हेल्थ के अंदर बहुत अच्छा सोच सकती है, चाइल्ड के वेलफेयर के अंदर। अब आपको भी पता है ना कि मम्मी से ज्यादा कोई बच्चों की देखभाल कर नहीं सकता, तो चाइल्ड वेलफेयर के लिए भी क्या हो सकती है, जो वुमेन है वो बड़े अच्छे सुझाव आपको दे सकती है, अच्छी पॉलिसी लेके आने में आपकी हेल्प कर सकती है। और जो जेंडर के ऊपर वायलेंसेस होते हैं ना, जेंडर बेस्ड वायलेंसेस, उसके अंदर भी ये अच्छी से अच्छी सलाह आपको दे सकती है, जिससे कि आप अच्छा कानून बना सकते हैं। तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि वुमेन को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर। फिर आती है करेक्टिंग हिस्टोरियल इनजस्टिस। अब देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना यहां ऊपर कि जो वुमेन है वो क्या करती रह गई है, पूरे टाइम फाइट ही करती रह गई है। इसका रेलिवेंस यही था कि जो हमारी वुमेन है ना, उसके साथ जब गलत हुआ है तो उसको क्या करें, हम न्याय भी दिलाएं। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये रिजर्वेशन ला सकते हैं, ताकि वुमेन को हम क्या करें, कहीं ना कहीं एक फ्रीडम दें, उनको एक जगह दें, ताकि वो भी आए और लेजिस्लेचर के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो इसके अगेंस्ट के अंदर जाता है आर्गुमेंट। देखो इसके अगेंस्ट के अंदर भी ना कुछ आर्गुमेंट जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मेरिटोक्रेसी कंसर्न। अब देखो सबसे पहला किसी भी रिजर्वेशन के अंदर ना आप ये पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे मेरिटोक्रेसी की एक बात होती है ना, मेरिटोक्रेसी क्या होता है, जैसे मान लो अगर 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किसके नंबर सबसे ज्यादा आए हैं, ठीक है, तो ऊपर से जो टॉप 10 पर्सन होंगे ना, उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन रिजर्वेशन क्या कहता है कि नहीं, देखो जनरल के 2 लोग रखो, 2 लोग ओबीसी के रखो, 2 लोग एससी के रखो, 2 लोग एसटी के रखो और 2 वुमेन रखो, 2 ऐसे करके रखो। मतलब रिजर्वेशन कहता है कि भैया आप क्या करोगे, रिजर्व कर दोगे सीटें कि हाँ इस सीट पे ना 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों पे 10 अलग अलग लोगों का अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। तो इससे होगा क्या कि देखो सिलेक्शन ऑफ लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट हो जाएगा। इसको यार प्लीज अपने से रिलेट मत करना, मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, इसको बस समझाने के पर्सपेक्टिव से ही लेना और चीजें समझ के इसको छोड़ देना, ठीक है। मेरिटोक्रेसी का कंसर्न क्या होता है कि जो आपका सिलेक्शन होता है ना, वो लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट भी सिलेक्ट होके आ सकता है अगर हम रिजर्वेशन लेकर के आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्रिटिक आर्गुमेंट है वो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है टोकेनिज्म। अब देखो टोकेनिज्म क्या कहता है, अब आपने भी देखा होगा कि गांव में क्या होता है कि हमारे प्रधान जी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सीट किसकी होती है, फीमेल की होती है। मैं प्रधान जी का इसलिए ले रहा हूं ना एग्जांपल, क्योंकि वुमेन का जो रिजर्वेशन है ना, वो ऑलरेडी हमारे जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों पे जो इलेक्शन होते हैं या फिर जो म्युनिसिपैलिटी पे इलेक्शन होते हैं ना, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, उनके अंदर तो इनकी रिजर्वेशन ऑलरेडी थी। तो इसलिए आप वहां से समझ पाओगे। तो जो हमारे यहाँ के प्रधान जी हैं, तो जब कभी महिला सीट आती है ना, तो प्रधान जी क्या करते हैं, अपने वाइफ को चुनाव लड़ा देते हैं। लेकिन आप मेरे को बताओ कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जब प्रधान जी की जो वाइफ है ना, वो किसी चीज में आई हो, पार्टिसिपेट करी हो, वो बस एक टोकन की तरह रहती हैं, सारे काम प्रधान जी करते हैं, बस उनकी वाइफ चुनाव लड़के चली जाती हैं। तो दूसरा जो आपका क्रिटिक आर्गुमेंट है ना, वो ये जाता है कि भैया इससे क्या होगा ना, इससे बस एक कोटा ही फील होगा कि हाँ वुमेन रिप्रेजेंट हो गए, लेकिन जो लोग हैं ना वो एक्चुअल में काम वही करेंगे जो उनके पति है, हस्बैंड है, भाई है, जो भी है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो कि एक टोकनिज्म की तरह हो जाएगा कि हाँ बस एक टोकन दे दिया गया, लेकिन जो रियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो फिर भी उनके पास नहीं रहनी है, ठीक है। दूसरा हमारा जो आर्गुमेंट है वो ये जाता है कि अगर आप रिजर्वेशन भी लेके आते हो तो ये चीजें तो हो सकती है ना।
फिर तो वुमेन इंपावरमेंट भी नहीं होगा और जो तुम सोच के लाए हो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा होती है डिपेंडेंसी ऑन कोटास। देखो डिपेंडेंसी ऑन कोटा के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि मान लो अगर आप कोटा लेकर के आते हो ना, तो इससे होगा क्या कि जो वुमेन की प्रोग्रेस है ना वो रुक जाएगी। वुमेन क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसका जो लॉन्ग टर्म गोल था ना कि वो क्या करेगी, पढ़ाई करेगी, खुद को इंपावर कराएगी या फिर कुछ अच्छे काम करेगी, खुद के भरोसे वो लेजिस्लेचर में जाएगी, तो इससे उसको क्या होगा, एक तरीके से आप भी पता है कि अगर आपको कोई हेल्प करने वाला हो ना तो आप सबसे पहले ही उसके पास जाते हो, खुद मेहनत नहीं करते। तो इसी तरीके से ये जो हमारी कोटा है ना, ये उसको डिपेंडेंसी प्रोवाइड करेगी और वो इंसान क्या करेगा, इस कोटा के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगा। अपने जेंडर इक्वालिटी को नेचुरली वो अचीव ना करने के वजह से क्या होगा, पीछे रह जाएगा और इस चीज को नेचुरली कहीं ना कहीं अचीव करने की बजाय वो कोटा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल है। और इस चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डिविजननेस क्या कहती है, डिविजननेस कहती है कि सम आर्ग दैट, यानी कि कुछ जो बेसिकली जो आर्ग करने वाले लोग हैं ना वो कहते हैं कि रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द जेंडर कुड फर्दर इंटरेस्ट सोसाइटल डिवीजन, यानी कि अगर आप क्या करते हो कि जेंडर के बेस पे रिजर्वेशन लेकर के आते हो तो ये सोसाइटी के अंदर डिवीजन ला सकती है, जो कि प्रमोट करेगी जेन्युइन इक्वालिटी एंड इंटीग्रेशन, जो कि क्या नहीं कर सकती है, जो प्रमोट नहीं कर सकती, जेन्युइन इक्वालिटी एंड इंटीग्रेशन नहीं प्रमोट कर सकती। तो ये डिविजनेशन के अंदर आप लिख सकते हो। अब देखो करंट स्टेटस एंड लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आप क्या लिखोगे, तो यहां पर बेसिकली आप लिख सकते हो कि देखो जो 33% हमारे रिजर्वेशन है ना वो ऑलरेडी कहां पर है, जो हमारे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज है वहां पर ये ऑलरेडी दे रखे हैं। लेकिन 106वां, एक बार इसको यार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, आई थिंक ये 106 है, ठीक है। तो 106वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी आया है, ठीक है, उसने क्या करा है, कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड कर दिया है कि लोकसभा और जो आपकी स्टेट असेंबली है ना उनके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन अब कितना होगा, 1/3 होगा। ध्यान रखेंगे ये 2024 वाले इलेक्शन में लागू नहीं था, इसके 5 साल बाद यानी कि 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसके लिए ये कानून जो है वो लागू करे गए हैं कि लोकसभा के अंदर और जो स्टेट असेंबली है उनके अंदर क्या होगा कि अब 1/3 जो सीट है वो रिजर्व करी जाएंगी फॉर द वुमेन। तो इसका जो करंट जो हमने पढ़ा ना कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, करंट स्टेटस क्या है इसका, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बट मुझे लग रहा है इसमें डाटा कुछ इनसफिशिएंट है। फिर इसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल इंपैक्ट पे। अगर मान लो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है लेजिस्लेचर के अंदर, तो इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है। देखो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ेगा वो होगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। वुमेन के जाने से ना जो आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। लेजिस्लेचर बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ वुमेन है वो बढ़ेंगे, जिससे कि हम एक जो भी प्लान बनाएंगे ना उसके अंदर वुमेन एंड मैन दोनों का कंसर्न होगा और इसके वजह से एक अच्छा से अच्छा पॉलिसी हम लेकर के आ सकते हैं। दूसरी होती है पॉलिसी शिफ्ट। देखो पॉलिसी शिफ्ट क्या होती है कि अगर मोर वुमेन पावर के अंदर होंगी ना तो पॉलिसीज रिलेटेड टू द जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, इस चीजों पर फोकस होने के काफी सारे चांसेस बनते हैं। अब देखो क्यों होता है, वुमेन जो होती है उसको पता है कि एजुकेशन में उसे क्या दिक्कत होती है, वो उसके ऊपर कंसर्न करेगी करेगी। सोशल वेलफेयर, उसे पता है सोसाइटी के अंदर क्या दिक्कत है, तो वो उस चीज को वहां पर राइज करेगी ही करेगी। जेंडर इक्वालिटी उससे अच्छा कोई समझता नहीं है और हेल्थ केयर उससे अच्छा कोई समझता नहीं है। तो बोल सकते हैं अगर वुमेन जाएगी ना तो कहीं ना कहीं पॉलिसी शिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है कल्चरल चेंज। देखो कल्चरल चेंज के अंदर क्या आएगा कि जो एक वुमेन है ना वो बचपन से ही स्टीरियोटाइप्स होती आई है, उसको पता है कि उसके साथ कैसा भेदभाव किया जाता है। इवन दो अगर आप बात करोगे पढ़ाई से लेके एक गवर्नमेंट वैकेंसी के फॉर्म भरने तक भी ना स्टीरियोटाइप होती है। उसको बोला जाता है कि आर्मी का फॉर्म है मत भर, बैंक का है भर दे। तो अगर कहीं ना कहीं ये सारी स्टीरियोटाइप उसके साथ है तो वो उस चीज को समझती है, और अगर वो उस चीज को समझती है तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस को कम करने के लिए सरकार के साथ मिल करके कोई अच्छे से अच्छा डिसीजन जरूर लेके आएगी, जिससे कि ये स्टीरियोटाइप कम हो पाए। तो कल्चरल चेंज आने के संभावनाएं हैं अगर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाती है लेजिस्लेचर के अंदर। फिर आती है इकोनॉमिक बेनिफिट। अब देखो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा कि अगर वुमेन इंपावरमेंट होगी ना तो ये कहा जाता है, कंसेप्ट है कि अगर जेंडर इक्वालिटी आएगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी, जिससे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। तो ये कंसर्न है, एक लाइन है, डायरेक्ट कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री के अंदर जेंडर इक्वालिटी अच्छी है तो उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाएगी।
तो आई होप कि ये जो वीडियो है ना, इस टॉपिक के अंदर जो हमने कवर करा है वो आपको समझ में आया हो। अब देखो ये कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो, इसकी पीडीएफ मैं वापस से बता रहा हूँ, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आप जाना टेलीग्राम पे, इस पीडीएफ को पढ़ लेना, जहां से ये कंक्लूजन आपको नजर आ जाएगी। आई होप कि मैंने जो इसमें बताए हैं पॉइंट वो कोई बचे ना हो आपके। अभी आपका पॉइंट क्लियर होगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है या फिर वुमेन रिजर्वेशन इन इंडिया है वो जरूरी क्यों है। सबसे पहले हमने ये देखा कि डिबेटेबल मुद्दा रहा है सालों के अंदर से, और अगर देखा जाए तो वुमेन के लिए काफी सारे एफर्ट सरकार ने लगाए हैं, बट फिर भी जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्पेस के अंदर वो काफी ज्यादा कम है। फिर हमने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा कि जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, इन्होंने 19वीं शताब्दी के अंदर वुमेन के एजुकेशन के लिए काफी सारे काम करे और इन्होंने सोशल इविल जैसे कि सती एंड चाइल्ड मैरिजेस जो हो गए इनको खत्म करने का विरोध करा। फिर आते हैं सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर काफी अच्छा काम करा था, लेकिन जैसे ही हमें आजादी मिली वैसे ही वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो लेजिस्लेचर बॉडी के अंदर धीरे धीरे कम होती चली गई है। अब सबसे पहला हमने आर्गुमेंट देखा कि भैया जेंडर इक्वालिटी आएगी इसलिए हमें वुमेन रिजर्वेशन लाना चाहिए। फिर हमने देखा कि इम्पावरमेंट यानी कि जो हमारी वुमेन है ना वो सशक्त होगी अगर इस चीज को हम लाते हैं, तो इसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि ये लाना चाहिए। फिर हमने देखा कि रोल मॉडल्स बनेंगी वुमेन, इसके लिए भी हमें लाना चाहिए। फिर हमने बात करा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आएगा, अगर हम वुमेन को चुनते हैं तो अलग अलग विचार जो है, अलग अलग पर्सपेक्टिव सोचने के जो है वो नजर आएंगे, इसलिए वुमेन को जाना चाहिए वहां पे। फिर हमने देखा कि ठीक है, अगर इसके बाद भी आप देखोगे तो वुमेन के साथ इनजस्टिस हुआ है तो उस चीज को भी करेक्ट करने के लिए हम वुमेन को लेजिस्लेचर के अंदर रिजर्वेशन देके भेज सकते हैं। फिर हम आते हैं इसके अगेंस्ट पॉइंट। सबसे पहला आता है कि मेरिटोक्रेसी, यानी कि हो सकता है कि ऐसी कई सारी वुमेन हो जो कि लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो और वो भी उस रिजर्वेशन के माध्यम से चुन करके चली जाए, जिससे कि हमारी जो कार्य प्रणाली है जो हम सोच के उनको लाए थे वो काम उतने अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से ना हो। दूसरा हमारा कंसर्न होता है कि टोकनिज्म ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि जो वुमेन है ना वो बस चुनाव लड़ गई लेकिन उसके पास रियल पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कुछ भी नहीं है, सब उसके बेस पे कोई उसका दूसरा इंसान जो है ना, जो एक तरीके से पपेट वो हो जाए, दूसरा कोई उसका पावर जो है वो यूज कर रहा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और वे टू टर्न अराउंड इंडियन एजुकेशन। यानी कि हमारा जो नया टॉपिक है जिसके ऊपर हम ऐसे की बात करेंगे वो होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर पावर है कि वो क्या करेगी, हमारे इंडियन एजुकेशन को बदल के रख देगी। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 के अंदर जो है वो लॉन्च करी गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है कि उसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके बारे में हाल फिलहाल काफी ज्यादा बात करी है, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, तो जब भी आप इंट्रोड्यूस करोगे ना इस टॉपिक को तो आप करंट अफेयर से डिनोट कर सकते हो, कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको याद आता है उसके साथ इस टॉपिक को रिलेट करके लिख सकते हो, या फिर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इनिशिएटिव है वो भी अगर आपको याद आती है तो उसके साथ भी आप इस चीज को रिलेट करके इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या लिख रखा है इस चीज को आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस इंट्रोडक्शन को भी आप लिख सकते हैं। यहां पर बेसिकली लिखा गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी होती है जो कि 21st सेंचुरी के अंदर आई थी। देखो भारत की 21st सेंचुरी यानी कि 21वीं शताब्दी के अंदर आने वाली ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो क्या करेगी, एड्रेस करेगी कंट्री के अंदर जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है, जो भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है उनको डेवलप करने के अंदर जो भी चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करने का काम जो है ये पहली एजुकेशन पॉलिसी जो कि 21वीं शताब्दी की है ये कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करेगी। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये ओवरऑल देखी जाए तो हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी होती है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और ये हमारी इस सेंचुरी की पहली क्या है, एजुकेशन पॉलिसी है। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि पूरी भारत तक की जब से आजादी हुई है तब से अगर आप देखें तो भारत के अंदर 3 एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ये तीसरी पॉलिसी है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1986 के बाद से यानी कि लगभग आज से 34 ईयर पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको रिप्लेस करते हुए अभी क्या हुई है, 21वीं शताब्दी की ये पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनी है जिसको गवर्नमेंट लेकर के आई है। और इसके अंदर क्या बात करा गया है, इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो दिखाए गए हैं जो कि इंडियन स्टूडेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मीट करे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने देखा होगा कि जो इंडिया का एजुकेशन स्टैंडर्ड है और जो विदेशों का यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड है ना, उनके बीच में कोई गैप ना रहे, इन चीजों से मिलती जुलती चीजों को भारत सरकार ने अपने इस नए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या किया है,
रिफ्लेक्ट करा है। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया 2020 इज बेस्ड ऑन पिलर्स ऑफ एक्सेस, क्वालिटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है ना, ये किन चीजों पर बेस है? तो ये बेस है आपके एक्सेस यानी कि पहुंच पर, क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, इक्वालिटी यानी कि एकता के ऊपर, इक्वालिटी यानी कि समानता के ऊपर बेस्ट है, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इन सभी के ऊपर जो है वो बेस्ट है। ये प्रॉमिस करता है और एड्रेस करता है जो भी आपके करंट चैलेंजेस हैं नए एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो भी आपके लिटरेसी रेट से लिख करके प्रॉब्लम है, या फिर जो बच्चों का हाई ड्रॉप आउट हो जाता है हायर एजुकेशन के अंदर, या फिर लैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, उन सभी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की बात करता है। तो ये आप लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। मैं फिर से समराइज कर देता हूं ताकि आपको इतना पढ़ने के बाद आपको कोई भी चीज ऐसी ना लगे कि आपसे मिस हो गई। देखो यहां पे आप लिख सकते हो कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये हमारे 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी होती है जो कि हमारे कंट्री के अंदर जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये हेल्प करेगी। ओवरऑल देखिए जाए तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये इंडियन हिस्ट्री की तीसरी अभी तक की एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन 1986 के बाद से 34 ईयर हो गए थे और तब जाकर 21वीं शताब्दी के अंदर ये पहली बार हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो लाई गई है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये क्या करेगी, अब इंटरनेशनल लेवल से मीट कर जाएगी और इंटरनेशनल लेवल का जो एजुकेशन सिस्टम है हम उसको कहीं ना कहीं मीट कर पाएंगे। ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ये बेस्ट होती है एक्सेस पे, क्वालिटी पे, इक्वालिटी पे, अफोर्डेबिलिटी पे, अकाउंटेबिलिटी पे। ये जो है वो प्रॉमिस करती है कि जो भी करंट के हमारे प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है इंडियन एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट ले लेते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होती, या फिर लो लिटरेसी है, ये सारे ही प्रॉब्लम खत्म करने की जो क्षमता है या फिर उन चीजों की बात जो है ये प्रॉमिस जो है वो करता है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी। तो आई होप अभी आपको इसका इंट्रोडक्शन क्लियर होगा और अब हम बात करेंगे इसके बॉडी के बारे में। देखो बॉडी के अंदर आप क्या लिख सकते हो, बॉडी के अंदर आप लिख सकते हो कि इसके अंदर आप फीचर्स लिख सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, विच विल ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि कौन से फीचर्स हैं जो भारत के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है ना जो लेकर के आई है, जो भारत के अंदर एजुकेशन के अंदर क्या करेगी, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म ला सकती है। तो ये आप बॉडी के अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहली चीज लिखोगे मॉडिफिकेशन ऑफ 10+2 स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा मॉडिफिकेशन है ना, जो 10+2 का स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। अगर आपको पता है तो पहले जो हमारे यहाँ एजुकेशन ग्रेव करने की या एजुकेशन लेने की कितनी एज थी, हम बोलते थे कि 6 ईयर, मतलब अगर कोई बच्चा 5 साल का हो गया ना तब हम बोलते थे कि हाँ अब ये एडमिशन करा सकता है। तो इस हिसाब से अगर बच्चा 12वीं तक जाता था ना तो 17 या 18 साल का हो जाता था, ठीक है। लेकिन उस चीज को गवर्नमेंट ने क्या करा है, उस चीज को गवर्नमेंट ने अभी कर्टेल करने की कोशिश करी है और उसने इस चीज को 5+3+3+4 जो स्ट्रक्चर है इस चीज से उसको रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि द प्रेजेंट 10+2 स्ट्रक्चर इन इंडिया स्कूल विल नाउ बी रिप्लेस्ड विद द 5+3+3+4 कवरिंग एज ऑफ 3 to 18 ईयर। कहने का मतलब क्या है, इस चीज को देखो, जब इस चीज को आप देखोगे ना तो आप समझोगे कि सरकार ने आखिर करा क्या है। जैसे पहले जो हमारी एज होती थी ना एडमिशन लेने की वो कितनी होती थी, 5 ईयर होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम इस 5 ईयर को ना क्या करेंगे, 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, एक होगा 3 ईयर का और एक होगा 2 ईयर का। अब इस 3 ईयर में क्या होगा कि अब अगर बच्चा 3 ईयर का हो गया तो उसका जो एडमिशन है ना वो करा दिया जाएगा, और ये एडमिशन कहाँ पे होगा, तो आंगनबाड़ी के अंदर हो जाएगा। जो गाँव के अंदर आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी जो स्कूल खुले हैं ना उसके अंदर ये जो 3 ईयर का बच्चा है इसका एडमिशन करा दिया जाएगा और ये वहां पर पढ़ाई स्टार्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही उसके 2 साल कंप्लीट होंगे वो फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है वो कंप्लीट कर लेगा, तो आंगनवाड़ी से वो क्या करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इनकी 2 साल की अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा। वापस से वो कहां पे आएगा, वापस से वो आपके आएगा तीसरी कक्षा में, और तीसरी कक्षा में जब वो पढ़ेगा बच्चा ना तो वहां पर उसे क्या किया जाएगा, प्ले के माध्यम से यानी कि खेल कूद के माध्यम से, अंकगणित के माध्यम से, गिनती के माध्यम से उसे चीजें सिखाई जाएंगी जिससे कि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बने और वो चीजों को सीखे। अभी ध्यान रखेंगे ये जो एजुकेशन होगी ना 5 ईयर तक की, ये किसमें होगी, ये एजुकेशन होगी आपकी मातृभाषा के अंदर, जो आप भाषा इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो 3 साल में बच्चा क्या हुआ, अब बच्चा 5वीं तक पहुंच चुका है इस 3 सालों के अंदर, ठीक है। अब फिर ये जो नेक्स्ट हमारे 3 साल है ना, तो अब 5वीं से लेकर के 8वीं तक जो हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी ये मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से होगी। और यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी, यानी कि बच्चा जब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में होगा तो उसे कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी। फिर जब वो 10th में जाएगा, 9th 10th एंड 11th 4th में जाएगा,
ये जो +4 है, यहाँ पर जब बच्चा जाएगा ना 9, 10th, 11, 12th के अंदर, तो वहां पर बच्चा क्या करेगा, वहां पर बच्चे के साथ बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए जाएंगे। जैसे अगर आपने पढ़ाई करी हो या फिर मैंने भी जब पढ़ाई करी थी, तो हमारे पास क्या थे ना, एक लिमिटेड रिसोर्सेज थे पढ़ने के लिए। जैसे हम या तो साइंस बैकग्राउंड को चूज कर सकते थे या फिर आर्ट बैकग्राउंड को चूज कर सकते थे। आई थिंक मेरे ही कॉलेज में 2 ही बैकग्राउंड थे, इसके अलावा मुझे याद नहीं कि कोई था भी। तो हमने जैसे साइंस बैकग्राउंड को चूज करा, कई लोगों ने आर्ट बैकग्राउंड को चूज करा। अब कुछ लोग आर्ट में थे जिन्हें साइंस में दिलचस्पी थी और वो साइंस पढ़ना चाहते थे, बट अब जो हमारी पॉलिसी थी वो क्या कहती है कि आपको सीमित कर देती है कि अगर आपने कोई एक ब्रांच ले लिया तो आप दूसरे ब्रांच की चीजों को नहीं पढ़ सकते। लेकिन अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगी और कहेगी कि अगर आपको, मान लीजिए अगर आपने आर्ट में एडमिशन ले रखा है और आपको साइंस पढ़ना है, आपको मैथ पढ़ना है, तो वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज इसके अंदर बात करी जाएगी +4 के अंदर। तो आई होप ये सारी चीजें भी आपको क्लियर रही होंगी इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ 10+2 स्ट्रक्चर क्या है, जो 5+3+3+4 है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप अब आप ये समझ चुके होंगे। फिर इसके बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो जो मैंने बात करी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जब बच्चा 3 साल का होगा ना, तो उसकी आंगनबाड़ी के अंदर एडमिशन करा दी जाएगी, जिसके वजह से वो क्या होगा, प्ले स्कूल में जाएगा, ठीक है, या फिर आंगनबाड़ी में जाएगा, जहां पे वो चीजों को सीखेगा और पढ़ेगा, जिसके साथ साथ उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो एजुकेशन से जुड़ा भी रहेगा। तो ये चीजें आप लिख सकते हो, जिससे कि बच्चे का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो होगा वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित नहीं होगा। वो किसी भी सोशल स्टेटस से आता हो, उसको एजुकेशन प्रॉपर मिल पाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप इसके अंदर लिख सकते हो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं फ्रेमिंग मदर टंग रीजनल लैंग्वेज अ मींस ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि क्या किया जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, कहा गया कि जो बच्चों की शिक्षा है ना वो उसके मदर लैंग्वेज के अंदर या फिर रीजनल लैंग्वेज के अंदर किया जाएगा। अब देखो इसके फायदे क्या होते हैं। इसके फायदा ये होता है कि जो बच्चा है ना वो अपने रीजनल लैंग्वेज के अंदर, मदर लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो चीजों को बड़ी जल्दी सीख लेता है। तो पहला तो फायदा ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि जो हमारे इंडिया है उसके अंदर अलग अलग डाइवर्स कल्चर है, ठीक है, डाइवर्स कल्चर है और डाइवर्स कल्चर के अंदर डाइवर्स लैंग्वेज है, तो उन लैंग्वेज को भी हम कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रख पाएंगे। तो ये चीज आप यहां पर देखोगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखो फंडामेंटल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी क्या कहती है कि एज पर द सर्वे भारत के अंदर देखा गया है कि जो 50 मिलियन चिल्ड्रेन है ना वो क्या नहीं कर पाते, वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते। भाई क्या दिक्कत है, ये देखो हमारे जो 50 मिलियन चिल्ड्रेन है ना इनको या तो पढ़ना नहीं आता, ठीक है, या फिर इन्हें लिखना नहीं आता। तो जिन्हें पढ़ना और लिखना दोनों ही नहीं आता उन लोगों को हम बोलते हैं कि वो फंडामेंटल लिटरेसी भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। और भारत के अंदर ऐसे 50 मिलियन छात्र हैं जिन्हें ना तो गिनती गिनना आता है कि ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है या ये 3 लिखा है, तो ना तो वो गिनती गिन सकते हैं और ना ये लिखी हुई चीज को वो पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा है ना उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती या फिर उसके साथ शोषण हो जाता है कई बार। तो जो हमारी बेसिक नीड है जैसे कि एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सारी चीजें हम सिखा पाए, इसके अंदर ये भी चीजें बात करी गई। और ये हम सिखा सकते हैं उनको अर्ली 5 to 8 ईयर के अंदर ही, किस माध्यम से, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस माध्यम के अंदर। फिर हम बात करते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यानी कि मैंने बताया आपको कि जब बच्चा 5वीं क्लास से 8वीं क्लास के बीच में रहेगा तभी से उसको क्या किया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाने लगेगा। और ये जो कोडिंग है ये नए टेक्नोलॉजी के अंदर उस बच्चे को इन्वॉल्व कराएगी, जिससे बच्चे को आगे जाके अलग अलग चीजों को चूज करने के अंदर एक तरीके से सहूलियत मिलेगी और उसका जो सोच है ना वो बचपन से ही डाइवर्स होता चला जाएगा और वो अच्छी अच्छी चीजें करने के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें करने लगेगा, सोचने लगेगा। तो बोल सकते हो कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, जिनके एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया, ठीक है, एआई का इस्तेमाल कराया जाएगा पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर बात करी गई। फिर आती है वेरियस ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब देखो पहले क्या होता था कि जो हमारे बालक है, जैसे मान लो मैंने इंजीनियरिंग करी, आपने भी इंजीनियरिंग करी, अब मेरा मन जो है ना वो फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद अब कर नहीं रहा पढ़ाई करने का, ठीक है। मैंने क्या करा, फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि यार छोड़ो, मैं तो इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं था। एज पर योर नॉलेज में बता दो कि एक मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने भाई साहब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, किस चीज में, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और उसके बाद उसे लगा कि यार वो इंजीनियर के लिए बना नहीं था। फिर उस भाई ने जाकर के अपना मेडिकल के अंदर ना डिग्री ली है और अभी वो डॉक्टर है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उसे
जैसे कि अभी की गवर्नमेंट ने जो ये एजुकेशन की स्कीम लेके आया है ना, इसके अंदर उसने क्या कहा कि अगर मान लो कोई इंसान है और वो इंजीनियरिंग करने लगा, पहले ईयर के अंदर, दूसरे ईयर के अंदर उसे ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये फील्ड उसके लिए बनी नहीं है, उसे मजा नहीं आ रहा, तो वो वहीं से ड्रॉप आउट ले सकता है। अब मान लो इसने 2 साल तक पढ़ाई करी, ठीक है, जब इसने 2 साल तक पढ़ाई करी और ये ड्रॉप आउट लेके चला गया ना, तो इसको कंसीडर किया जाएगा एज अ डिप्लोमा होल्डर। जब ये 3 साल तक पढ़ाई करी और वहां से ड्रॉप आउट लेके चला गया, तो इसे कहा जाएगा कि ठीक है इसने डिग्री करी है। और अगर मान लो इसने 4 ईयर कंप्लीट कर लिया, तो कहा जाएगा कि इसने डिग्री करी है स्पेशलाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने कही कि अगर आप मान लो अपने पहले ईयर ही ड्रॉप आउट ले लिया, तो पहले ईयर के जो आपके सब्जेक्ट है ना, उस बेस पर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप किसी भी कोर्स के अंदर एजुकेशन ले सकते हो जहां पर पहले ईयर के अंदर ये सेम कोर्स पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप समझ जाओगे। देखो मेडिकल के अंदर भी ना पहले ईयर में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग के अंदर भी जब पहले ईयर में जाओगे तो आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, यानी कि पहले ईयर भी आप ऑलमोस्ट सेम चीजें पढ़े हो, यहां पर भी सेम चीजें पढ़े हो। अब पहले ईयर के अंदर आपको लगा कि यार ठीक है मैं तो इंजीनियर के लिए बना नहीं हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो आप क्या करोगे, अपनी सीट को चेंज कर लोगे और आप कहां पे चले जाओगे, मेडिकल के अंदर चले जाओगे। ठीक है, ऐसा ही कोई बालक जो कि मेडिकल के अंदर है और उसे मन कर रहा है कि वो इंजीनियर बने, तो वो फिर इंजीनियर भी बन सकता है। तो ऐसे गवर्नमेंट ने अब ऑप्शन जो है वो लोगों के सामने रख दिए, स्टूडेंट्स के सामने रख दिए हैं, ताकि वो क्या कर पाएंगे, खुद को अब एक अच्छा से अच्छा करियर के अंदर खुद को परस्यू कर पाएंगे और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आप लिख सकते हो, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने इसके बारे में बात करी थी। फिर हम बात करते हैं रोबूस्ट टीचर रिक्वायरमेंट एंड करियर पाथ। देखो अब गवर्नमेंट ने ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर के लिए भी जो हिदायतें हैं वो जारी करी, और गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो जो टीचर है ना उसे बड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि वो बच्चों की वेलबींग को समझ पाए और उसके बारे में लोगों को पढ़ा पाए, बच्चों को पढ़ा पाए। तो सरकार ने कहा कि देखो 2030 तक ना हम मैंडेटरी करने वाले हैं कि जितने भी टीचर हैं उनके पास कम से कम 4 ईयर की बीएड डिग्री होनी चाहिए, जब भी वो कोई भी टीचिंग ऑक्यूपेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मान लो किसी के पास 4 ईयर की बीएड डिग्री नहीं है और वो ज्वाइन नहीं करेगा फिर टीचिंग डिग्री कोर्स को, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपके पास 4 साल की बीएड की डिग्री नहीं है तो आप टीचर के लिए नहीं जा सकते, या फिर आप जो टीचर का ऑक्यूपेशन है वो नहीं कर सकते। तो जो बीएड डिग्री है टीचर के लिए वो मैंडेटरी कर दी गई। इससे होगा क्या कि जो हमारे अच्छे टीचर हैं वो चुन के आएंगे, ताकि जो हमारा एजुकेशन का क्वालिटी है ना वो मेंटेन रहे और वो अच्छा सा अच्छा हम बच्चों को प्रोवाइड करा पाए या फिर दे पाए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल इन स्ट्रीम सिलेक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो बच्चे हैं ना, जैसे मेरे को मन था कि अगर मैं साइंस सब्जेक्ट से पढ़ रहा हूं तो आर्ट की कुछ चीजें थी, ठीक है, जो कि मेरे को पढ़ने का मन था, तो अब उस टाइम पे मैं नहीं ले सकता था। लेकिन अब की पॉलिसी के हिसाब से मैं साइंस में तो पढ़ रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं साइंस में पढ़ रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश एंड हिंदी, जो भी चीजें मैं पढ़ रहा हूं। अब मेरे को मान लो हिंदी पढ़ने का मन नहीं है और मैं उस चीज को ना पॉलिटिकल साइंस से रिप्लेस करना चाहता था, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अब उस पॉलिटिकल साइंस को हिंदी के जगह पे लाके पढ़ाई कर सकता हूं। यह बात इसके अंदर कह दी गई कि आप अपने जो स्ट्रीम का सिलेक्शन है ना उसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो। जरूरी नहीं करता, मैटर नहीं करता कि अगर आप साइंस के हो तो साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ोगे, ह्यूमैनिटी से हो तो ह्यूमैनिटी की चीजें पढ़ोगे, या फिर आर्ट से हो तो आर्ट की ही चीजें पढ़ोगे। ये क्या करता था, पहले लोगों को स्टिग्मेटाइज कर देता था। आपने भी सुना होगा, आपके बड़े भैया या जो भी होंगे, हालांकि मेरे पापा टीचर है तो उन्होंने पहले से क्लियर कर रखा था कि पढ़ना तो तुम्हें साइंस ही है। तो कहीं ना कहीं एक स्टिग्मेटाइज हो जाता है कि अगर मैं मान लो उस समय पर अगर आर्ट लेता, ठीक है, आर्ट लेता, तो फिर मेरी समाज में ना लोग ऐसे देखते कि या तो ये कमजोर है या फिर इसे पढ़ना नहीं आता, ठीक है, तो इस तरीके से लोगों की इमेज बन जाती है अगर कोई आर्ट लेके पढ़ रहा है तो इस चीज को क्या किया जाएगा, स्टिग्मेटाइज को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा इस पॉलिसी के द्वारा। तो ये पॉलिसी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट सिस्टम को। अब देखो क्रेडिट सिस्टम क्या है, इसके अंदर ये कहा गया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये क्या करेगी, आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करेगी, जिसके आपको जो डिग्री लेनी है ना उसके अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी, और जब आप चीजें अर्न करने स्टार्ट करोगे तो वहां पे आप उसको पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रेडिट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर पाएंगे इस नेशन एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। आई होप ये जो सारे पॉइंट थे ना जो मैंने आपको बताए अभी वो क्लियर रहे होंगे, शायद मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में ही आपको चीजें बता रखी हैं और आप अब समझ ही चुके होंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब देखो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है ना इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं। सबसे बड़ा चैलेंज
चैलेंज होता है लैक ऑफ मटेरियल। देखो लैक ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि किताब कॉपी की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कमी किस चीज की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, मेरे पिताजी जो है वो संस्कृत के टीचर हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो जैसे मेरे पापा जो है संस्कृत के टीचर है, लेकिन उस पूरे एरिया के अंदर या फिर 2-3 कॉलेजों को आप मिला लो तो वहां पर संस्कृत के टीचर आपको मिलेंगे नहीं। तो इस तरीके से मान लो कहीं की रीजनल लैंग्वेज कुछ है, तो फिर वहां के रीजनल लैंग्वेज में अगर उस चीज को पढ़ाना है तो उसके लिए टीचर मिल पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लैक ऑफ मटेरियल यानी कि लैंग्वेज इज नेगेटिव फैक्टर एज देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो एक नेगेटिव रेशियो निकल के आता है लैंग्वेज के बारे में। दस इंट्रोडक्शन मदर लैंग्वेज फॉर द ईच सब्जेक्ट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज अ प्रॉब्लम, समथिंग या समटाइम्स फाइंडिंग अ कॉम्पिटेंट टीचर बिकम्स अ प्रॉब्लम्स। एंड वही बात है कि एक अच्छा टीचर ढूंढ के लाना कि उस लैंग्वेज का जो पढ़ा पाए अच्छे से, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये आप पहले चैलेंज के अंदर लिख सकते हैं। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये क्या कहती है, ये इसके अंदर आप देखोगे तो स्टूडेंट ऑफ द प्राइवेट स्कूल विल बी इंट्रोड्यूस टू इंग्लिश एज मच ईजियर एज एंड देन द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। द एकेडमिक सिलेबस विल टॉट इन रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। कहने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये पूरी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो कोई लड़का जो है, ठीक है, वो बिहार के अंदर रह रहा है, ठीक है, और बिहार के अंदर उसके पापा की नौकरी है और वो बिहार के अंदर पढ़ाई कर रहा है। अब कल को मान लो ये बिहार से उठ करके केरला की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब ये बिहार से उठ के केरला को हटा दो, ठीक है, तुम यहाँ पे महाराष्ट्र कर दो, ठीक है। अब ये महाराष्ट्र चला गया, अब बिहार में वो पढ़ रहा था क्या, भोजपुरी, ठीक है, बिहार में भोजपुरी में पढ़ रहा था, उसने मस्त 5वीं क्लास तक टॉप मारा, खूब अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन उसके पापा की जो प्रमोशन है ना या फिर ट्रांसफर, वो मान लो मुंबई हो गई और यहां पर आपको मलयालम लैंग्वेज, सॉरी मलयालम तो नहीं, मराठी, ठीक है, जो भी है, यहां पर आपको मराठी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, ठीक है। अब यहां पर वो जब लड़का जाएगा ना, महाराष्ट्र के अंदर जाएगा, मराठी लैंग्वेज जब पढ़ेगा, उसे कुछ नहीं आता, अब बताओ कैसे वो सरवाइव कर पाएगा। लेकिन वही अगर ये चीजें इंग्लिश में पढ़ाई जाती ना, तो बच्चा चाहे वो बिहार में पढ़े, चाहे वो महाराष्ट्र में पढ़े, केरला में पढ़े या कहीं पर भी पढ़े, वो उन चीजों को इजिली ग्रैब कर पाता, ठीक है। तो ये दूसरी आपकी जो कमियां है या चैलेंजेस है वो आप कह सकते हो। पहली तो ये थी कि अच्छे टीचर मिलने फिर मुश्किल हो जाएंगे उस रीजनल लैंग्वेज के, और दूसरा ये हो गया कि अगर मान लो कोई बच्चा है किसी अलग स्टेट में रह के पढ़ रहा है, लाइक बिहार, तो वहां पर तो वो भोजपुरी पढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो उस स्टेट से बाहर निकलेगा तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग अपनी एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में फिर उस बच्चे को जब पढ़ाया जाएगा ना, फिर उसे समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या है कि एक कॉमन लैंग्वेज रखा जा सकता था, लाइक इंग्लिश, जो कि भारत के अंदर या फिर इंटरनेशनली पूरी तरीके से बोली जाती है, तो उस इंग्लिश लैंग्वेज का यहां पर इस्तेमाल करा जा सकता था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हमारा होता है देखो डिजिटल कनेक्टिविटी। अब देखो डिजिटल कनेक्टिविटी आपके चैलेंजेस कैसे हैं। सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि गांव से हैं। और देखो गांव में बड़ी प्रॉब्लम, मैं भी खुद गांव से हूं, तो देखो गांव में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का, ठीक है। तो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है ना, इसके वजह से अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जैसे कि मान लो पेंडेमिक आ गया और कोरोना के टाइम पे ना मैक्सिमम लोग सब अपने अपने घर चले गए थे, देन उस टाइम पे बहुत बड़ी जो दिक्कत थी ना वो लोगों को ये थी कि उनके पास संसाधन तो थे, लेकिन वो संसाधन इतने फास्ट नहीं थे कि वो उनका इस्तेमाल कर पाए, इंटरनेट कनेक्शन उतने अच्छे नहीं थे। और मान लो हम तो शहरों में रहते हैं, तो हमारे पास लैपटॉप है, फोन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो गाँव में रहते हैं उनके पास मान लो अगर अच्छा फोन नहीं है, वो नहीं पढ़ पाएंगे, फिर कैसे पढ़ेंगे, उनके पास अच्छी लैपटॉप नहीं है, वो कैसे पढ़ पाएंगे। तो इन चीजों पर गवर्नमेंट अगर फोकस करे, रेदर देन एक स्कूल का ड्रेस या फिर फिजिकल टीचर या फिर लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी पर अगर सरकार खर्चा करे, तो ये एक बड़ा एक अच्छा संकेत होता है, जो कि सरकार ने थोड़े बहुत इस पे चेंजेस करे हैं, थोड़े बहुत इस पे और ध्यान देकर के इस चीज को और भी अच्छा बनाया जा सकता था स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से। तो आई होप जो मैंने डिस्कस करे हैं ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ये सारी चीजें आपको पता है। अब इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन के बारे में देखा और हमने देखा कि कैसे 34 सालों के बाद पहली बार 21st सेंचुरी के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। फिर इसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म करे ताकि जो हमारे स्टूडेंट की कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर पाए। फिर हमने देखा कि मॉडिफिकेशन ऑफ 10+2 स्ट्रक्चर हमने देखा, फिर चाइल्डहुड केयर देखा, फिर हमने मदर टंग की बात करी और इसके बाद हमने बात करी लिटरेसी की, फिर हमने बात करी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एंड देन हमने बात करी कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट है उनके अंदर
अंदर वेरियस ऑप्शन दिए जाए। फिर हमने बात करा रोबोस्ट टीचर की, और फिर हमने बात करा स्ट्रीम सिलेक्शन की, फ्लेक्सिबिलिटी की। फिर हमने क्रेडिट सिस्टम की भी बात करी और चैलेंजेस की भी बात करी, जिसके अंदर हमने देखा लैक ऑफ मटेरियल, यानी कि अच्छे टीचर मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एंड यहां पर हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिला कि शायद गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो चीजें लोगों को कहा है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, अगर इसे इंग्लिश कर देती तो काफी अच्छा हो जाता, ताकि बच्चा कहीं भी जाए, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाए, तो वो उस चीज में सर्वाइव कर पाए। फिर डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें कि भैया गांव में आप डिजिटल कनेक्टिविटी को सही करो, ताकि आप ई लर्निंग को और भी अच्छे से प्रमोट कर पाओ। बाकी कंक्लूजन की बात है तो वो आप देख सकते हो, कंक्लूजन आप लिख सकते हो। आई होप इसके बारे में आप कंक्लूजन लिखने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको हो रही है तो इस पीपीटी को, पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं, यह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है द राइज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स है, इसके अंदर जो पैसे हैं और जो बाहुबली हैं, इनका जो राइज है ना, राइज यानी कि बोले तो उदय, काफी तेजी से हो रहा है। और इनके उदय को हम देखें तो किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम ऐसे देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले आइए अपने लास्ट टॉपिक को भी खत्म करते हैं और सेशन को बोलते हैं टाटा बाय बाय। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। कोई करंट अफेयर की न्यूज आ रही है, कोई गवर्नमेंट की इनिशिएटिव आ रही है, गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट से याद आ रहा है, ठीक है, बहुत लोगों को याद भी आ रहा होगा, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब देखो हम बात करते हैं कि जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स है, क्या इसके अंदर सच में जो मसल पावर है या फिर जो मनी पावर है वो राइज कर रही है। तो इस चीज को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो आप देखोगे कि 2004 के अंदर टोटल जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर एमपी थे ना, उन एमपी का 24% लोग ऐसे थे जो कि क्या थे, कि इनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस जो थे वो रजिस्टर थे। यार इनके ध्यान देखो कि 2004 के अंदर नेशनल पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए एमपीज के अंदर 24% एमपी ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस रिपोर्ट हुए थे। वहीं ये जो नंबर है ना 2019 के अंदर बढ़ता है और ये 43% हो जाता है। यानी कि ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो हम लोगों को चुन के ला रहे हैं ना, उनके अंदर या तो वो बाहुबली है या फिर उनके पास मनी पावर है, फिर हम उनको वोट देके वापस से पार्लियामेंट में भेज दे रहे हैं। अब ये जो परसेंटेज है ना, ये देखने को मिलता है कि इन 43% में से 29% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 या 2 से अधिक सीरियस केसेस क्या है, दर्ज हैं। तो ये तो चीज बिल्कुल आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर हो गई होगी, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ है, इस डाटा को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज को आप पढ़ भी सकते हो, बट मैं नहीं बता रहा क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगी, ठीक है, मेरे भी थॉट्स हैं कुछ, तो वो बाहर आ सकते हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अब देखो बॉडी के अंदर आप क्या लिखोगे, देखो बॉडी के अंदर आप लिख सकते हो, तो आपको एलोबरेट करना होगा कि भैया जो आपके रीजन है ना वो क्या होते हैं कि लोग मनी और मसल पावर का फायदा लेकर के इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर घुस आते हैं। यानी कि इसके रीजन क्या है, जो इतना बड़ा परसेंटेज हमने देखा ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सबसे पहले आप देखोगे लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है भैया, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ये है कि जो सेवरल लॉज एंड कोर्ट जजमेंट्स है ना, वो क्या करते हैं, नॉट हेल्प्ड मच, वो उतने ज्यादा फायदा नहीं करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड जजमेंट। कहने का मतलब ये है कि देखो कई लोगों के ऊपर केस तो है, लेकिन उस केस का जो जजमेंट आता है ना, वो उतने ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते, या फिर उस जजमेंट का उतना असर नहीं पड़ता और लोग जो है वो चुनाव लड़ते रहते हैं। सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट निकल के आता है वो तो यही है कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। दूसरा होता है करप्शन। देखो करप्शन के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि इन एवरी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप कैंडिडेट विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड। मतलब क्या है कि आप किस पार्टी को सही कहोगे, बताओ, बीजेपी को सही कहोगे, कांग्रेस को कहोगे, सपा को कहोगे, बसपा को कहोगे, किसको कहोगे तुम। करप्ट नहीं है, सारे ही वैसे हैं। वो आंटी का है ना एक बयान कि सारे मुल्के मुझे पागल बना रहे हैं, तो बस वही वाला बात है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो सारे ही ऐसे कैंडिडेट को उतारती हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कैंडिडेट ऐसा आपको मिल ही जाएगा जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस होंगे या फिर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। तो इसके लिए कोई दूसरी पार्टी किसी तीसरी पार्टी को बोलती भी नहीं है कि देखो आप करप्ट हो, आप ऐसे लोगों को दे रहे हो टिकट। भैया तुम भी तो दे रखे हो खुद से, कहां पे बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे। तो एविडेंट लिंक बिटवीन द क्रिमिनलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज फर्दर रीइंफोर्स्ड व्हेन विनेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट इज लुक्ड इनटू। कहने का मतलब ये है कि जब पार्टियों को लगता है कि ये जो कैंडिडेट है ये जीत सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो ये ध्यान नहीं देते कि उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं है। वो उसको चुनाव में टिकट दे देंगे और उसे लड़ा देंगे और वो बंदा जीत जात के आ जाएगा चुनाव और वापस से चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं लिखनी होगी कि इसका बड़ा कारण ये भी है
कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करना चाहती है, चुनाव जीतना चाहती है, ठीक है, बाय हुक और क्रुक, चाहे वो कैसे भी हो। इसके लिए वो क्या करती है, किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे देती है, भले ही उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो। फिर हम बात करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या कहती है, ये तुमसे कहती है कि जो लोग हैं ना, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका एक वोट बैंक है। कहीं ना कहीं कुछ सर्टेन लोग हैं जो कि इनको वोट देते ही देते हैं, डिस्पाइट कि काम करे या ना करे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, वोट बैंक का इस्तेमाल करती हैं और इनको क्या करती हैं, चुनाव में लड़वा देती हैं चुनाव, ठीक है। और ये जब इंसान जीत के आता है, क्योंकि इसको वो वोट मिल जाते हैं, तो ये वापस से पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो रीजन के अंदर। फिर देखोगे कि नो रिटायरमेंट पॉलिसी इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि जो भारत का पॉलिटिक्स है ना, तो भारत के पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा कोई भी रिटायरमेंट पॉलिसी है ही नहीं। ऐसा है ही नहीं कि अगर आप एक बार एमपी बन गए, 2 बार एमपी बन गए, तो आप अब आपके घर से कोई एमपी नहीं बनेगा। अब यहां पर ये दिक्कत पता है क्यों हो जाती है, ये दिक्कत इसलिए हो जाती है कि मान लो मेरे दादाजी चुनाव लड़ रहे थे और मेरे दादाजी क्या है, मेरे दादाजी एमपी है तो नहीं, लेकिन मान लो है। अब उनके जो बेटे हुए यानी कि मेरे पापा जी, अब इन्होंने भी एमपी का चुनाव लड़ा और लोग क्या करेंगे, चलो भैया अब इनके दादाजी को वोट देते थे, अब इनके पापा जी को वोट देंगे। मान लो कल को मैं भी चुनाव लड़ा और मैं भी एमपी बन गया, क्योंकि लोगों ने मेरे को भी वोट दिया, अब मेरा बेटा होगा, लोग उसे भी वोट देंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं है, तो नए लोगों को मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजों की कहीं ना कहीं कमी होती है और वो चुनाव नहीं कंटेस्ट कर पाते। तो इसके लिए जो लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, जो कि 1-2 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो इस चीज पे कब्जा कर लेते हैं और उनकी ही फैमिली से जो लोग हैं वो वापस से चुनाव लड़ते रहते हैं। तो ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से जो क्रिमिनल केसेस है ना, वो उनके ऊपर बढ़ते रहते हैं और ऑल द वो चुनाव लड़के जीत के और वहां पर पहुंचते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ये चीज को भी मेंशन कर सकते हो एक रीजन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि इसके इंपैक्ट क्या है। अब मान लो ये सारे लोग अगर जीत के आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर आपको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो गई आपको? भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें वोट देना है दो, जैसे जिताना है जिताओ, ठीक है। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये जान लो। सबसे पहला इंपैक्ट आता है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि हम भारत के अंदर बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो उसके प्रिंसिपल के ये अगेंस्ट है, खिलाफ है। कैसे? अभी हमने बात करा ना, इनके पास वोट बैंक होता है और वोट बैंक क्या करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कराएगा नहीं। कहीं ना कहीं आपके अगर मान लो किसी के ऊपर, मान लो कोई बाहुबली है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई बाहुबली है, तो क्या वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? कर सकता है ना, बड़े आसानी से कर सकता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते और जो सही कैंडिडेट है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है ना, वो जीत ही नहीं पाता चुनाव, ठीक है। तो पहला तो इंपैक्ट इसका ये पड़ता है। दूसरा इंपैक्ट होता है कॉजेज सोशल डिसहार्मनी, यानी कि जो आपकी सोशल डिसहार्मनी है, यानी कि लोगों के बीच में जो डिसहार्मनी है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कॉज हो जाती है, पैदा हो जाती है। अब ये कैसा होता है, तो इट इंट्रोड्यूस कल्चर ऑफ वायलेंस इन सोसाइटी एंड सेट बैड प्रेसिडेंट टू द यूथ टू फॉलो एंड रिड्यूस पीपल टू फेथ इन अ डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई बाहुबली नेता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, किसी अगर एक, मैं देखो यहाँ पे बड़ा ना वो हो रहा हूं, लेकिन मेरे को माफ करना अगर आपको आहत पहुंचे तो, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि आपको लिखना नहीं है ये चीज, बट आप समझ जाओगे तो वहां पे लिख पाओगे अच्छे से। देखो इसके अंदर आप ये चीजें लेके चलो कि अगर मान लो कोई बाहुबली लीडर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी एक कम्युनिटी को पता है कि इस कम्युनिटी का वोट बहुत ज्यादा है और ये पूरे कम्युनिटी के लोग अगर उसे वोट दे देंगे ना, तो वो जीत जाएगा। तो वो क्या करेगा, कुछ जानबूझ के ऐसा बोलेगा या ऐसा हरकतें करेगा जो कि अदर जो कम्युनिटी है ना उसके खिलाफ हो, ताकि जो दूसरी कम्युनिटी है ना उसे लगे कि ये तो मेरे साथ है। तो इसके वजह से वो वोट पाने के लिए ऐसी चीजें कर सकता है और इससे जो सोशल डिसहार्मनी है वो क्रिएट होगी और इसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह दंगे होंगे, कम्युनल बैलेंसेस, ऐसी चीजें आपको आज भी देखने को मिल जाती हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर के किसी न किसी भाषण के बाद, ठीक है। फिर हम बात करते हैं करप्शन की। देखो करप्शन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, तो देखो करप्शन लेवल जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा अगर ये सारे लोग क्या हो गए, जीत के चलते गए कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर। अगर ये लोग पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, जीतते ही रहेंगे, तो ऐसे लोग जब भी आगे जाएंगे, तो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो या फिर लेजिस्लेचर हो, उन सभी के जगह आपको करप्शन देखने को जरूर से मिल जाएगा। ये भी एक इसका इंपैक्ट है जो कि सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलता है। फिर आता है डिग्रेडिंग पॉलिटिकल स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है ना, राजनीतिक
हमारी एक स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स क्या हो जाएंगे, दिन प्रतिदिन डिग्रेड करते जाएंगे। अभी भी आपसे लोग पूछते हैं ना, अगर आप मान लो बहुत अच्छे विचार के हो, बहुत अच्छी आपकी छवि है, और आप घर पे ये बोलो ना जाके कि नहीं मुझे तो चुनाव लड़ना है, मैं ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मेरे को एमपी बनना है, पता है क्या उनका जवाब होता है? उनका जवाब होता है कि ये चोर चक्कों का काम है, तुम मत इसमें पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, नौकरी लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी इमेज बन चुकी है कि जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है ना, वो लोगों ने गिरा रखा है। उन्हें लगता है ना कि जो इंसान 2-3 मर्डर कर लिया या फिर जिसके ऊपर थोड़े एलिगेशंस वगैरह लग गए, वो फिर नेता बनेगा, ठीक है। कोई अच्छा इंसान नेता नहीं बनता। ये लोगों के बीच में एक भावना चली जाएगी जब ऐसे ही लोग जीत करके ना लेजिस्लेचर के अंदर आते रहेंगे और हमारे जो पार्लियामेंट को है वो रिप्रेजेंट करते रहेंगे, तो ठीक है। तो ये एक इंपैक्ट पड़ता है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है जिससे कि हम इन मसल पावर यानी कि बाहुबलियों को बाहर कर पाए। देखो सबसे पहला जो इसका बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दे रखे हैं, वो ये होता है सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि होता है 1951। 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कन्विक्टेड है 2 साल से ऊपर की सजा का, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ध्यान रखेंगे, आपको पता होगा कि जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाते। क्यों नहीं लड़ पाते? क्योंकि उनके ऊपर केस है और वो केस 2 साल से ज्यादा का है। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ये ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई करता है चुनाव लड़ने से जिनके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा साल का जो केस है वो चल चुका हो, उनमें सजा मिल चुकी हो। ध्यान रखेंगे, इसमें वो लोग नहीं आते जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, इनमें वो लोग आएंगे जिनको सजा मिल चुकी है, ठीक है। दूसरा होता है कि इन अ डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी कि एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था 1951 के अंदर, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अ कैंडिडेट टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन वेदर ही इज अक्यूज्ड आर एनी ऑफेंसेस विद imprisonment of 2 years or any pending cases in which charges have been formed and whether he has been convicted for 1 year or more। कहने का मतलब ये है कि भैया सरकार ने ये कह रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो ना और आपके ऊपर कोई केस या मुकदमा हुआ है, ठीक है, तो जब भी आप चुनाव लड़ोगे तो उस मुकदमे की एक फाइल जो है, उस केस की एक फाइल जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, दोगे, ताकि वो लोगों के बीच में रखे और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको 1 साल की सजा क्यों हुई थी, क्या रीजन था, ठीक है। तो अगर आप किसी इंप्रिजनमेंट के शिकार हैं, 1 साल की आपकी सजा हुई है या 1 साल से ज्यादा की सजा हुई है, तो आप इस चीज को बताओगे, इसे छुपाओगे नहीं, ताकि लोग जो है वो सही डिसीजन दे पाए। अगर उन्हें लगता है कि तुम गलत हो तो तुम्हें फिर वो नहीं चुनेंगे, और लगता है सही हो तो तुम्हें वो चुन लेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो निकल के आते हैं, ताकि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास मसल पावर या मनी पावर है, वो लोग चुन के ना जाए हमारे पार्लियामेंट के अंदर। अब हम यहां पर स्टेप क्या ले सकते हैं, मान लो कल को तुम ऑफिसर बनते हो और तुमसे पूछ लिया जाए कि अब बताओ तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना, ऐसे लोगों को चाह रहे थे कि वो लोग ना आए पार्लियामेंट के अंदर, तो तुम्हारे पास कोई सजेशन है तो अपना सजेशन बता दो। तो देखो सबसे पहला जो आप सजेशन दे सकते हो किसी भी चीज को या किसी भी लोग को, वो ये है कि आप सबसे पहले ना खुद से स्टार्ट करोगे, सोचना भी खुद से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। आप अपने घर वालों को बताओगे, लोगों को बताओगे जो आपके आसपास हैं कि भैया इस कैंडिडेट पे ना ये मुकदमे चल रहे हैं, अब आप सोच के वोट देना कि आपको देना है कि नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर के आ सकते हो। राइट टू नो द क्रिमिनल बैकग्राउंड आपका अधिकार है। कोई भी आपके इलाके के अंदर कोई भी पर्सन जो कि इलेक्शन लड़ रहा है, आप उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को जान सकते हैं, ये जानने का अधिकार आपका है, और फिर इसके अकॉर्डिंग आप उसे वोट कर सकते हैं। फिर आता है सीरियस नेचर ऑफ क्राइम। मान लो आपको यह देखना है कि कोई भी पर्सन जिस पे सीरियस नेचर ऑफ क्राइम जो है ना, ये खैर काम हमारा नहीं है, ये काम होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर अमेंडमेंट कर सकते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की। और इसके अंदर हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि मान लो कई बार क्या होता है कि किसी के पास पैसे होते हैं, पावर होते हैं ना, वो गंदा से गंदा काम करके भी ना खुले में घूमता रहता है। द रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि उसके पास पैसे हैं भाई, उसके पास मसल पावर है। पुलिस केस पे केस चलाएगी और कोर्ट का तो आपको पता है, वो बोलेगी चलो भैया अगले तारीख पे आना, अगले तारीख पे आना। तो ऐसे करके ना डेट मिलते रहेंगे और वो इंसान खुला घूमता रहेगा। बाइज्जत बरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बेल पे वो घूम सकता है। और मान लो उसने चुनाव लड़ लिया और वो जीत गया, अब वो जीत गया तो फिर तो पहुंच गया ना, चाहे उसने क्राइम करा ही है। तो हम कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर सीरियस नेचर का क्राइम होना, उसको आप रोक दो कि भैया आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे इलेक्शन के लिए, आप चुनाव ही मत लड़ो। दूसरा तो आपका स्टेप ये होता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसे लोगों को टिकट देती है
जिनके कैंडिडेट किसी न किसी क्रिमिनल केस के अंदर इंडल्ज हैं, तो उनके ऊपर ना हम पेनल्टी लगा सकते हैं। बोलेंगे अच्छा भैया ऐसा कर दिया क्या तुमने, चलो चलो पैसा निकालो फटाफट, इतने रुपए की पेनल्टी लगाओ। पैसे से अगर बात नहीं बन रही फिर भी दे रहा, सस्पेंड करो पार्टी को, बोले भैया तुम 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ोगे, चलो निकलो पहली फुर्सत में। तो ये आप यहाँ पे काम कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हो, ताकि जो सही कैंडिडेट है ना उनको पॉलिटिकल पार्टी मौका दे, मेरे जैसे लोगों को मौका दे, ठीक है, ताकि मैं जाके चुनाव लड़ूं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। जो भी पार्टी है ध्यान से सुन ले भैया, पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। फिर हम बात करते हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, यानी कि जो आपको स्टेट फंडिंग मिलती है इलेक्शन की, उस चीज की आप जांच कर सकते हो। आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के अंदर, क्योंकि ब्लैक मनी के इस्तेमाल से किसी ऐसे पर्सन को जिताने की कोशिश करी जाएगी जिसके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस है, या फिर ब्लैक मनी इस्तेमाल करना भी एक तरीके का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। तो आप ब्लैक मनी से भी बच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर ये सब चीजें करते हो, मान लो इन चीजों से भी मतलब नहीं बनता, तो वही बात है जो मैंने बोली कि यार मेरे को ही टिकट दे दो, मैं ही चुनाव लड़ जाता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया जो नए सेट ऑफ लीडर्स है ना उनको भी तो मौका दो, पार्टी ज्वाइन करे। कब तक इन घिसे पिटे लोगों को चुनाव लड़ाते रहोगे, ठीक है। तो नए नए लोगों को लेके आओ, नए नए लीडर्स जो है उनको बनाओ, नए नए लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराओ, और उन पार्टी को बोलो कि भैया आप नए नए लड़कों को टिकट दो जो ईमानदार हो, जिनकी छवि अच्छी हो, जो देश के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे क्रिमिनल को पॉलिटिक्स में ना लाओ। तो ये चीजें आप लिख सकते हो सजेशन के अंदर। आई होप कि जो सजेशन है ना आपको क्लियर रहा होगा। सजेशन देखो अपनी अपनी सोच की बात होती है, आपको अगर कुछ अच्छा और लग रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अवेयरनेस प्रोग्राम, जाहिर सी बात है लिखोगे तुम भी। फिर आता है सीरियस नेचर ऑफ क्राइम, अगर किसी पे है तो भैया उसको बैन करो ना, क्यों इंतजार कर रहे हो कि उसको जब कोर्ट सजा देगी तब हम उसे हटाएंगे। सीरियस नेचर का क्राइम है ना, डालो उसको, बोलो कि भाई चुनाव नहीं लड़ सकते, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है। फिर देखो किसी ने बोला कि हाँ ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आप पेनल्टी लगा दो, अगर किसी ने ज्यादा चूचपाड़ करी, किसी को टिकट दे दी, तो उसको बोलो भैया तुम बैन, 2 साल के लिए नहीं लड़ोगे चुनाव, ठीक है। फिर आती है स्टेट फंडिंग, देखो कि भैया कहां से हो रही है, ऐसा तो नहीं है कोई ब्लैक मनी आ रही है। फिर इसके अलावा आप नए लोगों को मौका दो ताकि वो लोग आए, इससे क्या होगा, क्रिमिनलाइजेशन कम होगा, सही और एक अच्छी कैरेक्टर जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे, और वो हमारे देश को भी रिप्रेजेंट करेंगे और देश को आगे भी लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आप कंक्लूजन में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, बाकी इसकी पीडीएफ अगर आपको पढ़नी है तो टेलीग्राम पे जाके पढ़ सकते हो। आई होप इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आपको नई नई सीखने को मिली होगी। जैसे भी लगी हो वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते किसी नए वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।